Gandhi was such a noble soul. I respect him from the core of my heart. But I know, मैं ये भी जानता हूं कि कोई बंदा आज के दौर में एक गांधी इंडिया में पैदा नहीं हो सकता दोबारा। मुझे नहीं लगता है कि गांधी दोबारा इंडिया में पैदा हो सकता है। इंडिया के कहीं पूरे वर्ल्ड में दोबारा कोई गांधी पैदा हो सकता है। वो थे, कभी कुछ लोग थे, कुछ लोग, बहुत रेयर, बहुत कम। गांधी ने जो जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो जो चीजें की हैं, करना आसान नहीं है। बदनाम करना आसान है, मुफ्त पिक्चर बना के, फोटोज बनाकर गांधी जी को गालियां देना आसान है, लेकिन गांधी होना आसान है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी गांधी। और उस बूढ़े आदमी को गोली मार दिया है। मतलब उस बूढ़े आदमी को जो अहिंसा अहिंसा करता रहा, उसको तुमने गोली मार दी, तो मतलब नहीं जीत पाया आखिर उससे तुम। तो गांधी होना आसान नहीं। जो बंदा अपने प्रिंसिपल पे टिका रहता है ना, उसको मारकर भी, वो मरकर भी अमर हो जाता है। आज गांधी जी को मरे हुए 70-80 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी शाहबान अली जैसे लोग और ऐसे बहुत से लोग, दे अप्रिशिएट, दे रिस्पेक्ट गांधी फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं, वो मानते हैं कि गांधी वॉज। और ऐसे बहुत से गोडसे होंगे जो भी गालियां दे रहे होंगे, गोली चला रहे होंगे, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गांधी जी को गालियां भी दे रहे होंगे, और अनजाने में बहुत से मुस्लिम, बहुत से दलित, जो आज आपका एग्जिस्टेंस इंडिया में है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह दलितों के एग्जिस्टेंस का, रिजर्वेशन का, या जो भी उनको मिला है, और मुस्लिम्स को जो बहुत इंडिया में जो आज पीसफुली रह रहे थे अभी तक, एक बहुत बड़ी वजह जो है गांधी। आपको मैं बता दूं, गांधी के प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से आप रह पाए हो। अगर उनके विरोधियों के प्रिंसिपल्स होते ना, तो आप रह नहीं पाते अब तक। देखिए, ऐसा है कि आज हमारा जो टॉपिक है, जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गांधीयन फेस। यहाँ से गांधीयन फेस शुरू होगा। गांधी जी का की जो लाइफ है वो शुरुआत होगी, और गांधी जी इंडिया में पदार्पण करेंगे अपना। गांधी जी के बारे में ऑलमोस्ट मैंने बताया था, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट अबाउट गांधी फॉर यूपीएससी। उस लगभग सब कुछ भी, कुछ किसी भी चीज में अगर गांधी जी का नाम आता है तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है। गांधी जी जो हैं वो एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी थे, और वो 2 अक्टूबर को, जैसा कि आप लोगों को पता है, उनका बर्थडे मनाया जाता है। तो गांधी जी के बारे में अगर कोई बात कहें कि गांधी जी के बारे में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने जो काम, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उन्होंने जो काम किए, जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, वो सब, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। गांधी जी का जो वर्किंग स्टाइल है वो 2 जगहों पे पढ़ा जाता है। गांधी जी का एक तो गांधी जी ने अफ्रीका पढ़ा जाता है। गांधी जी ने अफ्रीका में भी अपनी ज़िंदगी के 20-22 साल गुजारे। ठीक है। काफ़ी वक्त दिया अफ्रीका में, काफ़ी सारे मूवमेंट किए, वहीं से वो फेमस हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इंडिया आए। 9 जनवरी 1915 में वो इंडिया आए, कम से कम 22 साल के बाद जाके वो इंडिया आए। जबकि 1-2 साल के लिए गए थे वो अफ्रीका, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विसेज देनी शुरू की एज अटॉर्नी, एज अ एडवोकेट। तो उसके बाद वो वहाँ पे काम करते रहे, और उन्होंने जो है, एम के गांधी जी ने महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को बहुत सारे नामों से, बापू, महात्मा गांधी, महात्मा नंगा फ़कीर, अधनंगा फ़कीर, और बाबा, और क्या नाम है, बापू, और पता नहीं किन किन नामों से गांधी जी को जाना जाता है। गांधी जी जो हैं वो अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे, बहुत अच्छे लीडर थे, और प्रिंसिपल्स से समझौता ना करने वाले आदमी। प्रिंसिपल्स पे जो है एक बड़े कैरेक्टर के इंसान थे गांधी जी। गांधी जी के बारे में मैंने बताया, जैसा कि बताया कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। गांधी जी आए, कैसे आए, क्या हुआ, क्या चीज़ है, वो सारी बातें हम लोग अब आज उसमें से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। गांधी जी के लिए हम 1-2 क्लासेस डेडिकेट करेंगे अपनी। और आप लोगों को मैं एक मूवी रिकमेंड करूँगा, आप लोग देखिएगा मूवी। आप लोगों को सोचते होंगे कि सर तो इतना मूवी रिकमेंड कर देते हैं, देखते हैं। एक हॉलीवुड ने
बनाई थी एक मूवी, गांधी नाम से मूवी बनाई है, गांधी नाम ही गांधी है। उसमें दो इंडियन काफी सारे एक्टर्स ने उसमें एक्टिंग की है, काफी सारे एक्टर्स ने एक्टिंग की है इंडिया के। उसमें वो जो बनता है, क्या नाम, जो फादर बनता है हमेशा बेटी का बाप, क्या नाम उसका, अरे बहुत फेमस, आलोकनाथ, ही इज ऑल्सो देयर। अमरीश पुरी भी आई थिंक उसमें है, और कई सारे इंडिया के एक्टर्स हैं, और उसमें जो गांधी बने हुए हैं वो काफ़ी फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं। तो ही वॉज अ हॉलीवुड एक्टर। तो ये गांधी जो हैं, इन्होंने, ये फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस समय काफ़ी फेमस हुई थी, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपको मतलब इवेंट्स और गांधी जी का सोच ये सब जानने को मिलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो हम यहाँ पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एक समझ के लिए आप उसको देख सकते हैं गांधी मूवी को, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे गांधी जी के लाइफ के इवेंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के बारे में। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिगनिंग ऑफ द गांधीयन एरा, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराजिस्ट एंड नॉन चेंजर्स, ये सारी कहानी हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे, ठीक है। ओके, क्या देखेंगे हम लोग? रिकैप कर लें। कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 के अंदर कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मॉडरेट फेज चलता है 1885 से लेकर 1900 तक। 1900 में आके एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज के 1905 के अंदर आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट चलता है, और 1907 के अंदर जाके सूरत स्प्लिट हो जाता है, ये सब पता है आपको। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है फेज 1 की 1900 से 1912 में चल रही हैं, आपको पता है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि सचिन सान्याल और क्या नाम है, रस बिहारी बोस वगैरह ने बम मारा, और उसके अलावा जो भी छिटपुट मूवमेंट्स हुए हैं, उसके अलावा एक बड़ी पार्टी बनी, गदर मूवमेंट हुआ, और उसके बाद होम रूल मूवमेंट 1916 से 18 तक। क्या आपको ये बात क्लियर है? मॉडर्न जो इरा है, इसके अंदर मिस्टर गांधी का ये गांधीयन इरा इसके बाद का कहा जाता है। कौन सा इरा? हम दो तरह से पॉलिटिकल इस सिचुएशन को पढ़ते हैं, इस तरह के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी बिफोर इंडिया यानी अफ्रीका, और दूसरा उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से उन्होंने बनाए, किस में काम किया, कौन सी पब्लिकेशंस किए, कौन किस फॉर्म में प्रोटेस्ट किया, और उनका किस तरह का प्रोटेस्ट करने का तरीका था। ऑलमोस्ट मैंने बताया था, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट गांधी इज इम्पोर्टेंट। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट गांधी जी इज इम्पोर्टेंट। ओके, गांधी जी जैसा कि आप सबको पता है कि बचपन से जानते आ रहे हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पोरबंदर के अंदर गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में, कब? 1869 में, ठीक है। 1869 में के टाइम पे मायो गवर्नर जनरल था, पता है आप लोगों को? पता है ना? वही फेज है, वही वक्त है, और गांधी जी पैदा होते हैं पोरबंदर के अंदर। इनके फादर जो होते हैं वो दीवान होते हैं राजकोट स्टेट के अंदर, ठीक है ना। ओके, और गांधी जी अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके आते हैं, और उसके बाद में अपना बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। ही वॉज अ बैरिस्टर, और वो जो है अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके एडवोकेट बन जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद में उनका उनको जो है पहला ब्रेक जो देते हैं, दादा अब्दुल्ला नाम के आदमी होते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना। अफ्रीका के अंदर उनका अच्छा खासा बिजनेस होता है, तो वो वहाँ पे उनको बुलाते हैं कि आप मेरे यहाँ पे लीगल जो प्रॉब्लम्स है मुझे, उनको जो है आप मुझे लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और उनको 1893 के अंदर लाला दादा अब्दुल्ला बुलाते हैं कि अफ्रीका आ जाइए आप, और अफ्रीका में मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करिए। वो गांधी जी डरबन में जाके पहुंचते हैं 1893 के अंदर, और जिन लोगों को अफ्रीका ना पता हो वो ये जान लें कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नहीं है, अफ्रीका एक कंट्री है। अफ्रीका कहाँ पे है? एकदम टिप पे, आप जहाँ पे वास्को डिगामा पहली बार पहुंचा था, कैप ऑफ गुड होप, वो उधर की जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और और यूएसए एक कंट्री है। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि दादा अब्दुल्ला के को लीगल प्रॉब्लम थी, जिसपे उन्होंने बुलाया कि अफ्रीका आ जाओ,
तो उन्होंने कहा कि 1 ईयर के लिए मैं आता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया क्या कि ये 1 साल किस में कन्वर्ट हो गए, 22 सालों में, समझ रहे। 1 साल जो थे वो 1 साल के लिए गए थे अफ्रीका, लेकिन वहां पे ये 22 साल रहकर आए। कितने साल, 22 साल। 1 साल इज कन्वर्टेड टू 12 ईयर। मैं भी इस कोचिंग को मैंने जब खोला था तो मैंने, ये मेरे लिए सुटेबल जगह मैंने इसको नहीं समझा था, क्योंकि मैं कहीं बाहर खोलना चाहता था। तो मैंने कहा था 1 साल के लिए चलो देख, कुछ टाइम के लिए देख लेते, कुछ टाइम के लिए देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब इस लोकेशन पे देख लेते हैं, फिर चेंज कर देंगे, थोड़ा अच्छी सुटेबल जगह मिलेगी तो बाहर अच्छी जगह पे। तो वो कुछ टाइम जो है वो 8-9 साल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 9 साल हो रहे। तो 8 इसी तरीके से होता है, कई बार आदमी जाता है, फंस जाता है। तो ये गए थे वहाँ पे 1 ईयर के लिए और कन्वर्ट हो गए वो 22 सालों में, है कि नहीं। गांधी जी बिफोर अफ्रीका कैसे, गांधी जी जो है, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे, ठीक है ना, अगर आप देखोगे, अरे देख लो यार, अफ्रीका का मैप उठाओ, प्रिटोरिया जो है, गांधी जी जो हैं, अब डरबन वो पोर्ट सिटी है, पोर्ट के पास है, वहां से वो जा रहे थे प्रिटोरिया, ठीक है। प्रिटोरिया भी दिख गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यह ध्यान रखिएगा उस समय एरोप्लेन नहीं चल रही थी, तो ट्रेन से जा रहे थे बेचारे, ठीक है ना। और रेशियल ह्यूमिलिएशन जो फुल, और वहाँ पे रेशियल ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा था, कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर। तो गांधी जी जो है वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, किसमें, फर्स्ट क्लास, एंड द फर्स्ट क्लास वाज बाउंड फॉर द व्हाइट मैन, ठीक है। जो कंपार्टमेंट था वो क्या था, व्हाइट मैन के लिए हुआ करता था, ठीक है, ओके। और इंडियंस का मतलब इनको एक मीटिंग करनी थी, ठीक है ना, इंडियंस की एक मीटिंग थी प्रिटोरिया में जिसमें जा रहे थे गांधी जी, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, आपको कहानी तो पता ही है, नहीं पता है, नहीं पता तो बताऊं। गांधी जी जो है वो चढ़ते हैं ट्रेन में कि भाई साहब क्या नाम है, फर्स्ट क्लास में, एक व्हाइट मैन को देखता है, क्या फर्स्ट क्लास में चढ़ के आए, हाउ कैन यू, हैं, हाउ कैन यू, कैसे तुम जो है फर्स्ट क्लास में तुम चढ़े कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इंडियंस, यू इंडियन, क्योंकि इंडियन अफ्रीकन वो सब ब्राउन ब्लैक सब एक जैसा समझते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा आई हैव अ फर्स्ट क्लास टिकट, आई एम अटॉर्नी, मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, आई एम द अटॉर्नी, आई एम द बैरिस्टर, एंड मैं एडवोकेट हूँ। और आप, मतलब एडवोकेट्स की वैल्यू थी उस समय, आज भी है, कुछ लोगों की वजह से खराब है, लेकिन वैसे एडवोकेट्स की वैल्यू है, ठीक है। तो उस समय कहा मैं एडवोकेट हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में चल सकता हूँ। उसने कहा कि कुछ भी हो, तुम हो ब्राउन, क्या हो, ब्लैक, और तुम नहीं चढ़ सकते, तुम उतरो यहाँ से। वो नहीं उतरा है, उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का, उनको उठा के फेंक दिया बाहर, कई सारे आ गए और उठा के गांधी जी को बाहर फेंक दिया स्टेशन पे। उस स्टेशन पे आज भी ये बोर्ड लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है, इन द विसिनिटी ऑफ द प्लेग एम एच गांधी had vacated from the first class compartment on the night of 7 June 1893। ये वहां का पत्थर लगा हुआ है। This incident changed the course of his life. He took up the fight against the racial oppression. His active non-violence start from that day। ये वहां पे उस स्टेशन पे जहाँ पे फेंका था उनको ये लगा हुआ है, ठीक है ना। वो प्रिटोरिया पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि प्रिटोरिया पहुंचते ही वो कहते हैं मीटिंग करो, ठीक है, काम खत्म था, मुझे जाना था, लेकिन आप, मतलब काम खत्म नहीं हुआ मेरा, मुझे काम स्टार्ट करना है, ठीक है ना। उनको जाना था काम कंप्लीट करके, लेकिन उनको कुछ इंडियंस ने रोक दिया कि आपकी इंडियंस बहुत ज़रूरत है, यू आर नोबल मैन, और आपकी बहुत ज़रूरत है सर, आप रुक जाइए, ठीक है ना। उन्होंने एक बनाया यहाँ पे एक वो बनाई एसोसिएट्स के, एम के गांधी एंड अटॉर्नीज, ठीक है, एम के गांधी अटॉर्नी करके उन्होंने एक ग्रुप पूरा बनाया, ठीक है, और सर्विसेज शुरू की, लीगल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया। लोगों ने उनको रोका कि भैया रुक जाइए गांधी जी, ठीक है ना। अब गांधी जी जब रुके तो गांधी जी जो अफ्रीका में रुके, लोगों ने बोला उसके खिलाफ, गांधी जी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बातें शुरू की कि भाई
इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत आहत हुए गांधी जी की, यार हम ये लोग पढ़ाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो उन्होंने, गांधी जी ने अफ्रीका में काफ़ी सारे इशूज़ थे, गांधी जी ने उस पर चर्चा की, लोगों से मिले, उनके बातों से लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए, बहुत प्रभावित हुए और लोगों ने कहा गांधी जी रुक जाइए थोड़ा सा, हमारा देखते हैं आपके जैसा आदमी तो हमने अभी तक देखा नहीं जो इतना मुखलिस और इतना पुरखलूस हो। वैसे भी एडवोकेट चोर होते हैं, आप इतने बढ़िया एडवोकेट होके हुए भी आपने मतलब मतलब लोगों को एडवोकेट क्या समझते हैं, एडवोकेट्स को लोग अक्सर ये समझते हैं कि झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। और वो एक कहावत भी है कि लोगों ने कहावत बना रखी है, एक ने मुझे ही सुना दिया कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो ऐसे मतलब वकीलों के बारे में लोगों की ऐसी ऐसी खराब राय होती है। जब उसको पता चला मैं वकील हूँ तो उसने कहा कि भाई साहब सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चलता रहता है, लोग ऐसे ही समझते हैं। लेकिन मैंने उसको एक नसीहत ज़रूर कर दी कि जब कोई इंसान को नाजायज़ फंसा दिया जाता है किसी केस में और उसके इकलौते बेटे को 20-20 साल जेल में रखा जाता है और वो एडवोकेट ना हो, पता नहीं कितने लोगों को 20-20, 25-25 साल पूरी ज़िंदगी जो है जेल में गुजार दी जाए, जिनको बेल मिल जाती है, जो बाहर आ जाते हैं, वो उन्हीं कुछ अच्छे वकीलों की वजह से ही आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी वकील हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उनको भी याद कर लिया करो। शाहिद जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने आपके केसेस लड़ के, शाहिद आज़मी का नाम सुना है ना? फ़िल्म भी बनी है शाहिद के ऊपर, ठीक है। शाहिद आज़मी कि मतलब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और इंसाफ दिलाने के लिए लोगों को और अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी, ठीक है ना? जिससे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फिर भी। तो ऐसे भी लोग हैं। तो और जो भी आपका देश आज है, वो कहीं न कहीं इन अटॉर्नीज़, इन वकीलों की लॉ की समझ की वजह से आज का आपका देश आज़ाद हो पाया था। जितने भी थे सब एडवोकेट, चाहे वो एम के गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, भूलाभाई देसाई हों, सी आर दास हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जिन्ना हो, सब एडवोकेट्स, क्योंकि लॉ की समझ उनको थी। जितने भी आप देखोगे, जितने भी, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ही वाज आल्सो एडवोकेट, बैरिस्टर। तो ये सारे उस समय एडवोकेट्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, संवारा, सजाया, ठीक है ना? तो गांधी जी को लोगों ने बोला कि आप इश्यूज को समझते हैं, आप उठा सकते हैं, तरीका वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट इशू गांधी जी ने जो रेज किया अफ्रीका के अंदर, वो इश्यू था द बिल ऑफ डिसफ्रेंचाइज इंडियंस, द इशू ऑफ द बिल ऑफ डिसफ्रेंचाइज इंडियंस। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके डिसफ्रेंचाइज इंडियंस को डिसफ्रेंचाइज करने के लिए एक बिल आया था, जिसके लिए स्टार्ट किया उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी साउथ अफ्रीका की, यहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इशू लेते हैं, कहते हैं ऐसा बिल नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो गांधी जी को हम देखते हैं दो फेज में, गांधी जी भी वहां पे काम किया इन्होंने पहला टाइम किया है 1894 से लेकर 1906 तक, इसको मॉडरेट फेज में काम किया है गांधी जी ने, ठीक है ना? फिर 1906 के बाद गांधी जी समझ में आ गया है कि वो ये काम नहीं करेगा, तो उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह को यूज किया, ठीक है ना? पहले वो क्या करते थे, पिटीशन दाखिल करते थे, मेमोरियल्स भेजते थे, जो जो वकील का काम होता है, केस दाखिल कर दिया, सेंडिंग पिटीशन भेज दिया, मेमोरियल। उसके बाद उनको समझ में आया कि ये काम नहीं होगा इससे। क्या समझ में आया कि इससे काम नहीं होगा? उन्होंने पिटीशन भेजने के बजाय, ठीक है, क्या किया, पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है ना? गांधी जी पहले बिलीव दैट इफ ऑल द फैक्ट्स एंड द केसेस वर प्रेजेंटेड टू द इंपीरियल गवर्नमेंट, British sense of justice and fair play would be aroused and the imperial government would intervene on the behalf of Indians who were after all British subject. गांधी जी क्योंकि पढ़े थे इंग्लिश लॉ, तो उनको लगता था भाई इंडियंस भी तो ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, तो अगर उनके सामने सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे, तो इतने अच्छे से इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, राइट, जस्टिस, लिबर्टी ये सब पढ़ाते हैं, तो अगर उनके पास प्रेजेंट किया जाएगा ठीक से, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी सेंस ऑफ जस्टिस जागेगा और वो हमारे लिए इंसाफ करेंगे। सही है ना? लेकिन फिर गांधी जी को समझ में आया कि ये काम ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता होगा, और कुछ ना कुछ जो है हमें करना पड़ेगा, राइट? ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है ना?
ये काम नहीं आएगा, तो उन्होंने सत्याग्रह वाला पैसिव रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपनाया। 1894 से लेकर 1906 तक का जो पीरियड है मॉडरेट फेज है, जिसमें जो है इन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस बनाया गांधी जी ने। ठीक है, एक पेपर भी निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। यूपीएससी का क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंडियन ओपिनियन किसने निकाला था। गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है ना। दूसरा फेज गांधी जी का जो है वो सत्याग्रह वाला फेज है। ठीक है, ओके। तो गांधी जी को समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, धरना देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का या सिविल डिसोबीडियंस का सत्याग्रह का मेथड अपनाया 1906 में। सत्याग्रह फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया है, अंग्रेजों ने कब यूज किया है वो सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो 1906 में ही गांधी जी ने यूज किया है, सिविल डिसोबीडियंस, वो भी कहां, अफ्रीका के अंदर। ठीक है ना, ओके। कैसे यूज किया है? गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है जिसमें कंपलसरी होता है इंडियंस के लिए टू टेक आउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच हैव देयर फिंगरप्रिंट, कि उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा जिसमें उनका फिंगरप्रिंट लेना जरूरी होगा, यानी फिंगरप्रिंट लगा के, ठीक है ना, सर्टिफिकेट जो है उस पर फिंगरप्रिंट होगा और वो सिर्फ इंडियंस को। तो उन्होंने कहा गांधी जी ने, ये क्यों, ये तो नाइंसाफी, सिर्फ इंडियन क्यों, या तो सबको या तो इंडियन भी नहीं। भाई आप इंडियन हो, आपको फिंगरप्रिंट लगा के कागज रखना है, क्यों रखना है? हम क्रिमिनल है क्या? गांधी जी का क्वेश्चन जायज है कि सिर्फ इंडियन क्यों, व्हाई नॉट यू ऑल, व्हाई नॉट ऑल, सिर्फ इंडियन क्यों? क्योंकि इंडियंस इंसान नहीं है, तो उनको ये डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगा। गांधी जी ने कहा नहीं रखेंगे भैया सर्टिफिकेट। क्या कहें? तो गांधी जी ने कहा कोई सर्टिफिकेट नहीं रखेगा। ठीक है ना। 11 सितंबर 1906 की बात है। Indians resolved that they would refuse to submit this law and would face the consequences. गांधी जी ने कहा कि डरो मत, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, हम इस लॉ को नहीं मानेंगे, और जो भी, यानी ये लॉ गलत है, और अगर लॉ गलत है तो हम उसको भी नहीं मानेंगे। वो गांधी जी का एनार्किस्ट एटीट्यूड है ये गवर्नमेंट अगर गलत लॉ बनाती है तो हम ये थोड़ी ना मान लेंगे उसको। और हमें गवर्नमेंट क्या करेगी, मारेगी, जेल में भेजेगी। गलत करेगी तो हम उसका साथ नहीं देंगे, सही पे साथ देंगे। गांधी जी ने क्या कहा? गलत के साथ नहीं है। तो रिफ्यूज टू सबमिट दिस लॉ एंड वुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, गांधी जी ने ऐसा कहा। ठीक है, लोगों के दिमागों से गांधी जी ने जेल का डर खत्म करा। ठीक है ना, ओके। गांधी जी ने क्या किया, किसका डर खत्म किया? जेल का डर खत्म किया है। ओके। अब जब गांधी जी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि ठीक है भेजो जेल, मारो पीटो भेजो जेल। उन्होंने भेजा जेल, भेजे गए बहुत सारे लोग। लोगों से जब जेल का डर खत्म हो गया, मतलब कह रहे हैं ले चलो जेल, और क्या करोगे। तो जो है ये जो है अब अंग्रेज सरकार मजबूर होती है। ठीक है, जनरल स्मट होता है, वो मजबूर होता है, वो मिलता है किससे, गांधी जी से, और बोलता है कि गांधी जी ठीक है कोई बात नहीं, आप वॉलेंट्री रजिस्टर करा लेना। कैसा करा लेना? वॉलेंट्री रजिस्टर का मतलब नहीं रजिस्टर कराना है, वॉलेंट्री कोई कराएगा नहीं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में तुरंत पीछे नहीं हटती है, क्योंकि लगता है कि फिर ये लोग तो सर पे चढ़ जाएंगे। तो बस एक अपना डिफीट तो फील कर रही है, लेकिन वो हारना दिखाना नहीं चाह रही कि मैं हार गई हूँ। तो वो एजिटेशन से के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ा कि जेल में कितने लोगों को ले जाओगे, और आपके काम ठप हो जाएंगे। बहुत सारे काम इंडियंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनली हार के उन्होंने कहा अच्छा ठीक है वॉलेंट्री रजिस्टर करा लेना। गांधी जी ने कहा कोई रजिस्टर नहीं कराएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब ये लोग ट्रिक खेलते रहे हैं। ठीक है ना, ओके। गांधी जी ने इसमें ने एक ट्रिक इसमें प्ले किया। गांधी जी ने कहा, रेटिलिएट किया। गांधी जी ने कहा देखो अगर जो है रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री कराने की बात की, उसने कहा कि वॉलेंट्री या कुछ भी, गांधी जी ने क्या कहा, वॉलेंट्री या कंपलसरी इससे मतलब नहीं है, आप इंडियंस को रख ही क्यों रहे हो, ये लॉ है डिस्क्रिमिनेटरी, एंड वी विल नॉट फॉलो दिस लॉ एंड वी विल गो अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने रेटिलिएट किया, कहा कि मैं पब्लिक बर्निंग करूंगा, इसको जलाऊंगा, किसको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। ठीक है ना। अच्छा, आई विल बर्न द सर्टिफिकेट, गांधी जी ने कहा। और ये गांधी मूवी का सीन है, देखो आप, ये गांधी मूवी, जिस मूवी की मैं बात कर रहा था उसका सीन है। गांधी जी वहां पे डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, प्रॉपर सारे इंडियंस को इकट्ठा करते हैं और डिक्लेरेशन पढ़ते हैं कि ये एक लॉ है जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है,
डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है तो जो है मैं इसको नहीं फॉलो करूंगा, अपनी बात रखते हैं, और मैं इसको जलाने जा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे लोगों को फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। ओवैसी ने इसी का स्टेटमेंट किया था कि गांधी जी ने भी फाड़ दिया था पार्लियामेंट में वहां पे ना, क्योंकि लॉ अगर गलत है तो उसको फाड़ के फेंक दिया है, जला दिया। ओवैसी ने इस तरह एग्जाम्पल दिया था पार्लियामेंट में जब बिल फाड़ा था। तो गांधी जो है उन्होंने कहा, पढ़ा स्टेटमेंट को, पुलिस लगी हुई है। अच्छा, अभी गांधी जी ने कोई क्राइम तो किया नहीं है तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जब जलाने के लिए जाएंगे, बढ़ेंगे तो रोकेगी। तब रोकना शुरू किया, बहुत एजिटेशन किया, लेकिन गांधी जी ने उसको, पहले आग तैयार थी, वहां तक पहुंचने से रोका, बहुत मारा, इनको मारते रहे मारते रहे मारते रहे, गांधी जी ब्लीड करने लगे, ब्लीडिंग होने लगी, लेकिन वो बंदे के अंदर जो इच्छा शक्ति थी, ले जाके उसने उसमें जला डाल दिया और जल गया वो, यानी उस बिल को जला के ही माने, ठीक है ना, समझ रहे हो। ओके, तो फिर उन लोगों ने विड्रॉ करा उसको, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे करके, और वो फिर मैं चुपके चुपके से 1908 में फिर नया लेजिस्लेशन लाकर आते हैं कि इंडियंस का इमिग्रेशन रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट इंडियन इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को रोकने के लिए कि इंडियन ज्यादा ना आए, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, नंबर ऑफ प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम द नाटल, नाटल वहां पे एक जगह है नाटल, जहाँ पे उन्होंने नाटल कांग्रेस बनाया था, ठीक है ना, वहां इंडियन ज्यादा थे, क्रॉस द फ्रंटियर इनटू दैट आपका ट्रांसवाल टू डिफे द न्यू इमिग्रेशन लॉ, ठीक है, एंड वर अरेस्टेड। इन्होंने कहा कि हम लोगों को इमिग्रेशन नहीं करने देंगे, हम किसी को नाटल से क्रॉस नहीं करेंगे, करने देंगे, ठीक है ना। इन्होंने कहा हम क्रॉस करेंगे। गांधी का यही था कि तुम्हारे लॉ को तोड़ेंगे, तुम अरेस्ट करो हमें, ये तो करोगे। पैसिव रेजिस्टेंस शुरू किया गांधी जी ने, और ये फिल्म में दिखाया भी गया है। आप देखिए नाटल कहाँ पे, ये मैप में दिखा रहा है, नाटल कहाँ पे है, ये देख लो, जो स्विट्जरलैंड है ना, स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड से उधर नाटल दिखेगा आपको, नाटल से फिर वो कहाँ जा रहे हैं, ट्रांसवाल जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये क्रॉस करना, ये इधर से क्रॉस करने के लिए इन्होंने मना किया था गांधी जी ने। देखो ये सारे लोग हैं इनके साथ गांधी जी के, देख रहे हो, और एक गांधी जी ने कहा ठीक है हम क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करा, वहां पे जाके पीटे गए, ठीक है, बहुत मारा वारा, बहुत पीटा, थोड़ा नहीं मारा, बहुत मारा, लेकिन फिर भी क्रॉस किया उन्होंने, वहां भी मतलब हुआ, लेकिन क्रॉस किया, लॉ को डिफे किया। अंग्रेज परेशान थी इनकी उससे, और गांधी जी अपनी बात यहाँ नहीं, लंदन भी पहुंचाते रहते थे, ठीक है ना। 1909 के अंदर गांधी जो है विजिटेड टू लंदन फॉर द इन्विटेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटी। इनका ये बड़े फेमस हो गए थे, कहाँ पे, अफ्रीका में, और इंडिया में भी बहुत फेमस हो चुके थे अब तक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एजिटेशन किया, और पेपर तो सर्कुलेट होते ही थे, पता चल गया था। दो आज के जैसा सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो गांधी जी को ट्रोल करते लोग, लेकिन ट्रोलिंग तो तब भी हो रही थी, दूसरी तरीके से हो रही थी, बट गांधी जी जो है वो, उनको लंदन जाना था, उनको लंदन में इन्वाइट किया गया, इंडियन कम्युनिटी ने इन्वाइट किया, और अब रास्ते में जा रहे थे, और वहां पे लंबी लंबी जर्नी होती थी, आपको पता है, लंबी जर्नी होती थी ना, छोटी मोटी जर्नी तो होती नहीं थी, हवा पानी की जहाज से जाते थे। तो गांधी जी उतने टाइम पे हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते, है कि नहीं, या बहुत ज्यादा लड़के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते, यही सब करते हैं, टाइम अपना वेस्ट करते। गांधी जी ने की शादी बचपन में हो गई थी, इसका फायदा उठाया उन्होंने। अब शादी बचपन में हो गई, उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर ही नहीं है, 13-14 साल की उम्र में शादी हो गई थी उनकी, है भाई, उनका 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 टाइम इसीलिए तो बच गया। हाँ, तो बचपन बचपन जो है मैं शादी हो गई। अब मैं तो अपनी वाइफ को उससे भी ज्यादा बचपन से जानता हूँ, जब से वो पैदा हुई, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो वो भाई साहब जो है, गांधी जी की शादी हो गई बचपन में, तो उनको और कोई काम तो, फालतू की कामों में तो लगे नहीं, तो इसलिए वो कामयाब है। तो देखो, अगर कामयाब आदमी को देखना है तो उसकी जल्दी शादी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आप देखोगे, भीमराव अम्बेडकर या किसी को भी जिनकी 13-14 साल की उम्र में शादी हो गई है ना, वो लोग बहुत कामयाब है, सही में। भीमराव अम्बेडकर को देख लो, और रामानुजम को देख लो, हाँ रामानुजम को देख लो, और मतलब बाद में कामयाब हो जाते हैं, पहले होना हो। चलो ठीक है, तो मेन बात है कि गांधी जी की शादी पहले हो गई थी, तो उनको कोई टेंशन थी नहीं। उन्होंने कहा कि जर्नी में उनको टाइम यूटिलाइज करना था, उन्होंने कहा टाइम यूटिलाइज करते हैं। वो जर्नी में उन्होंने किताब लिख डाली, हिंद स्वराज,
कौन सी किताब लिखी? ये बहुत फेमस किताब है, हिंद स्वराज, ठीक है ना। इसको गांधी जी ने कहाँ लिख दिया, कहाँ पे लिख दिया? जब शिप में जर्नी में जा रहे थे तभी लिख दिया, ठीक है ना। है, लेकिन गांधी जी नहीं लिख पाते अगर उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना होता तो, है ना। टिकटॉक देखने से फुर्सत होती तब तो दिखते। तो गांधी जी पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि लिख पाते, लेकिन तुम लोगों का ओपिनियन है अपना, ठीक है। तो ऑनलाइन लिख लेते, हो सकता है ब्लॉग लिखते, मैं भी कुछ करते। तो ऑन 24 अक्टूबर 1909 गांधी एंड वीर सावरकर वर इनवाइटेड एट एन इवेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल इंडियन कम्युनिटी इन लंदन। ये है ना, उन्होंने वहां लंदन में जाके मिले और उनको गांधी जी को लोग बहुत मानते भी थे, ठीक है। गांधी जी टॉल्स्टॉय के बहुत बड़े फैन थे। किसके? लियो टॉल्स्टॉय का नाम जानते हो, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी बचपन में आप लोगों ने। तो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय फार्म, वहां पे जर्मन, आपको पता है, आर्किटेक्ट फ्रेंड क्लेन बार्ट, ये लोगों ने मिलके, और ये टॉल्स्टॉय जो थे, ये काफी फेमस फिलोसोफर और राइटर रहे हैं, आपको पता है। इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया, ठीक है ना। बाद में उसको गांधी आश्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये जो गांधी आश्रम है, इसको पहले इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया, जिस फार्म जहां पे लोग रहें, अपने छोटे मोटे काम करें, ठीक है ना। ओके, तो गांधी जी ने ये काम किया। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उस समय के देखेंगे आप, तो गोखले जो है, उन्होंने भी विजिट किया अफ्रीका। कहां पे विजिट किया? अफ्रीका। और जब अफ्रीका विजिट किया तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो सब्सटेंशियल बातें थी, जो बात थी, उससे गांधी जी बड़े प्रभावित हुए, बड़े उनके विचारों से, और उनसे मिले और उसके बाद बहुत प्रभावित हुए और बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। क्या बोला? पॉलिटिकल गुरु कहा है अपना, किसको? गोपाल कृष्ण गोखले। पहले के लोगों को इज्जत देना आता था, वो एक चीज भी सीखते थे ना किसी से तो उसको इज्जत देते थे। आजकल तो सब कुछ सीख के डिनाई कर देते कि मैंने तो कुछ सीखा नहीं आपसे, मतलब लोगों की वो देखे। लेकिन मतलब पहले क्या था, अब उन्होंने एक दो बातें कही होंगी, उनसे मिला एक मीटिंग में, क्या वो गुरुजी बन जाएंगे, लेकिन एक दो बातें, कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिससे उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा ही इज माई पॉलिटिकल गुरु। उनको समझ में आया, कुछ बातें समझ में आ गई। एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हमेशा ये होता था, कोई भी चीज होती थी, गांधी जी जो है वो एजिटेशन करते थे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ, और उनको रिमूव करने के लिए आता था। तो अंग्रेज लोग अक्सर कहते थे ओके, नो मोर अत्याचार, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। गांधी जब प्रोटेस्ट करते थे, जब उनके सर के ऊपर पानी जाने लगता तो कहते भैया अच्छा गांधी जी बस हो गया यार, नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। समझ रहे हो? अब क्या कह रहे हैं कि मतलब इन लोगों की कहानी लेकिन होती थी, बदमाश बहुत थे, ठीक है ना। ओके, कोई ना कोई मतलब क्या नाम है, ये लोग बदमाशी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज पास करते रहते थे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम करोगे तो हम जो है क्या नाम है रेजिस्टेंस, हम पैसिव रेजिस्टेंस भी करेंगे, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं शांत हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन सत्याग्रह रिज्यूम हो जाएगा अगर आपने फिर से बदमाशी की। उसने कहा ये अफ्रीका है, यहाँ तो हम बदमाशी करेंगे, ठीक है ना। अफ्रीका में तो बदमाशी होगी भाई, हम ऐसे थोड़ी ना जीने देंगे तुम लोगों को सुकून से। तो कुल में अफ्रीका में भी वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी, काले गोरों का भेद। हमारे इंडिया में है काले गोरों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, पर प्यार न निभाना आता है जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ भी आजकल ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहने चाहे जितना गा लो, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, वो बात करेंगे हम। अपनी कमियों को भी देखना चाहिए, हमेशा ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं रहती है। बट लेटर ऑन सत्याग्रह फिर रिज्यूम हुआ 1913 के अंदर, ठीक है। गांधी जी ने कई तरह का रेजिस्टेंस किया, और किन किन फॉर्म में देखिए, देखो, एक पहला रेजिस्टेंस उन्होंने किया, फिर एक रेजिस्टेंस किया 1913 के बाद, पोल टैक्स का 3 पाउंड था, इम्पोज किया गया था, ठीक है ना। जितने भी इंडियन जो भी आते थे, जितना भी उनके गुड्स वगैरह आते थे, उस पर पोल टैक्स लगाते थे लोग, ठीक है ना, जो भी आते थे, ठीक है, जो भी आ रहे हैं इम्पोज कर रहे हैं, यानी एक पोल लगा दिया है, कोई भी आ रहा है एक्सपेंडिचर, कोई भी आ रहा है तो उसको, उससे पोल टैक्स 3 पाउंड का ले रहे हैं, वर्किंग वगैरह उसके लिए। तो ये वाला जो है एक तो पहले इन्होंने, ठीक है, जबरदस्ती मतलब हाँ टैक्स लेने का है, हाँ हाँ ला रहे, काम करा रहे हो तो 3 पाउंड भी ले रहे हो पोल टैक्स के रूप में। तो ये गांधी जी ने कहा ये तो बहुत खराब बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब
उसके बाद में फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट विद एक और इन्होंने किया था कि इनवैलिडेट कर दिए थे सारी शादियों को, जितनी भी शादियां, इन्होंने कहा था कि जो भी क्रिश्चियन राइट से शादियां नहीं हुई हैं और रजिस्टर नहीं है मैरिज से, तो उसमें जो है उन शादियों को इनवैलिड कहा जाएगा। इसमें सबसे पहली दिक्कत तो गांधी जी को ही होनी थी कि भैया हमारी तो शादी हुई ही नहीं है, किसकी तरह, हिंदी क्रिश्चियन रिचुअल से तो हुई नहीं है, दूसरी बार रजिस्टर भी नहीं है, इतने बचपन में तुम लोग रजिस्टर भी नहीं करने दोगे, तो गांधी जी को तो दिक्कत हो ही गई। ठीक है, उसमें यह था कि कोई भी शादी वैलिड नहीं है, और इससे पता है कितना बड़ा नुकसान था, इससे क्या था कि अगर शादी वैलिड नहीं है तो बच्चे लिस्टिमेट नहीं है, और लिस्टिमेट बच्चे नहीं है तो उनको राइट नहीं मिलेगा। भाई जो लिस्टिमेट बच्चे होंगे उन्हीं को तो बाप का राइट मिलेगा, बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई भी चीज मिलेगी, उसके इनहेरिटेंस राइट मिलेगा। जो लिस्टिमेट बच्चे नहीं होंगे उनको कहाँ मिलेगा? तो ये मतलब ये बदमाशी कुछ ना कुछ करते थे, इनवैलिडेट करते थे क्रिश्चियन रिचुअल से या रजिस्टर करने के लिए, मतलब कहने की बात करते थे। लेकिन गांधी जी ने बोला कि इससे क्या हुआ, ये किसके ऊपर इम्प्लीकेशंस किसके ऊपर पड़ता है? हिंदू के ऊपर पड़ता, मुस्लिम के ऊपर, पारसी के ऊपर, उन सबकी शादियां इलीगल, उन सबकी शादियां इलीगल, और ये शादियां इलीगल, और जो बच्चे उससे पैदा होंगे वो क्या हो जाएंगे? इलिजिटिमेट। अब ये तो इलिजिटिमेट अंग्रेजी वर्ड है ना, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर अब इसी को हिंदी में कोई बोल दे तो कितना बुरा लगेगा, गाली हो जाती है सीधे, है ना। तो एक तरह से वो इंडियंस को अब्यूज कर रहे हैं। तो यहां गांधी जी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया, कंट्री वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया। उन्होंने कहा अब तो आंदोलन नहीं रुकेगा, ठीक है ना, क्या होगा, आंदोलन होगा और सत्याग्रह होगा। गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया, अरेस्ट हुए, फिर रिलीज किए गए, फिर अरेस्ट हुए, मतलब अब सरकार के एकदम बोला कि अरेस्ट करो, तुम ले जाओ जेल, क्या करोगे। अब जब बहुत अरेस्ट किया, फिर रिलीज किया, फिर अरेस्ट किया, सरकार कंफ्यूज, उन्होंने कहा यार गलती से मिस्टेक हो गया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है चलो बात करते हैं। फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने कहा कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है ना। गांधी जी ने बोला कि गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न था कि भैया क्या करें, अब बताओ क्या करें। बोला पोल टैक्स हटाओ, ठीक है, बोला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है, जो आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो हटाओ, मैरिज सोलिमनाइज इंडियन उससे है उसको वैलिडेट रखो, ठीक है ना, किसी भी रिचुअल से हो रही है तो, समझ रहे हो ना। और ये सारी चीजें की, और गांधी जी से मतलब वो बार बार हार गया कि बोले गांधी जी यार आप मानोगे नहीं, और गांधी जी ने कहा तुम क्या करोगे भैया, जेल में ले जाओगे, ले जाओ, कानून तोड़ने में जेल ही तो करोगे, मारोगे, लाठी चार्ज कर लो, ठीक है, और जो करना है कर लो। हम लोगों का जेल का डर गांधी जी ने खत्म कर दिया, समझ रहे हो ना। और गांधी जी ने अफ्रीका से शुरू किया जेल का डर खत्म करना। पहले क्या होता था, किसी के घर में कोई बंदा जेल हो गया, सुनो गांधी जी ने इंडिया में भी यही किया है, और इंडिया में भी यही किया, अफ्रीका से स्टार्ट किया था। अफ्रीका तो नेट प्रैक्टिस है, असल खेल तो इंडिया में शुरू होगा, ठीक है, नेट प्रैक्टिस किया है, लेकिन वहां भी उन्होंने उस लेवल पे नेट प्रैक्टिस किया है कि मतलब अच्छे अच्छे सिक्स मारे। इन लोगों के डर से, जो जेल का डर होता था ना एक कम्युनिटी में बदनाम होने का, जैसे किसी का बेटा जेल चला गया तो आदमी को क्या लगता है, अरे यार जेल चला गया, क्रिमिनल है इसका बेटा, तो इसका हस्बैंड, किसी का हस्बैंड जेल चला गया, अरे यार ये तो बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, स्टिग्मा जुड़ जाता है, ये तो जेल चला गया तो क्रिमिनल हो गया। बाद में बच्चों को दाने दिया, तेरा बाप तो जेल गया था तो बाप तो क्रिमिनल है। गांधी जी ने उसका उल्टा कर दिया। गांधी जी ने 1932 में 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में चलाया है, तो उस समय जिसके घर में कोई जेल नहीं गया था ना, वो मुंह छुपा के घूमता था। लोग प्राउडली कहते थे मेरा बेटा जेल में, पता है। और यहां तक कि ये ट्रेंड इतना चला है कि पुरानी फिल्मों में आप देखो, नेता क्या कह रहा है कि हम आजादी के लिए जेल में गए हैं, गांधी जी के साथ जेल में थे, हर कोई सीना ठोक के कहता था कि मैं जेल में था, प्राउडली कहते थे, क्योंकि जो जेल नहीं गया आजादी के लिए, इसका मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी है ही नहीं। मतलब लोगों को शर्म आती थी कि आज मेरे घर का कोई बंदा, मेरा भाई, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा हस्बैंड, मेरा ये जेल ही नहीं गया, यानी उसने कुछ किया ही नहीं, इतना मतलब फैशन हो गया था जेल जाना। इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि जैसे किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है, तो हवलदार आया, हवलदार ने बोला भाई किसने तोड़ा कानून, सब बोल रहे हैं हमने तोड़ा, हमने तोड़ा, हमने तोड़ा, सबने हाथ उठा दिया, हमने तोड़ा, चलो ले चलो। अब वो कह रहा है यार ये क्या, हम सबको कहाँ ले जाएंगे, तुमने कौन सा क्राइम किया है? उसने कहा कोई क्राइम नहीं किया, इधर आ, उसके कान में रोक दी, तो वर्दी में मैंने तेरे साथ ऐसे कर दिया है, कुछ भी करा, मतलब कुछ भी एनीथिंग, मतलब बस मुझे जेल ले चलो।
ये फैशन इतना ज्यादा था। अच्छा, सरकार भी इतनी परेशान कि जेल, मतलब एक जेल कितने लोग भाई, पक्के जेल है, कितने लोगों को जेल में ले जाओगे भाई? झोपड़ी में रहने वाले, रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहे, यहाँ रह रहे, वहां रह रहे, जेल में कितना ले जाओगे? सड़कों पे रह रहे हैं, उनको कहाँ जो जेल में लेके जाओगे? कितने जेल बनाओगे? आखिर सरकार को परेशान होना ही है। सरकार कहेगी यार अब क्या करें, घरों में अरेस्ट कर दिए, छप्पर में क्या अरेस्ट करोगे, उधर से निकल जा रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर गांधी जी ने ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस किया। जेल का डर लोगों के दिमाग से खत्म हो गया। कोई जेल जा रहा है, जेल इतनी नॉर्मल हो गई ना, इनफैक्ट फैशन तक बना दिया गांधी ने कि जेल नहीं गया बंदा तो वो नेता ही नहीं है, जो जेल नहीं गया वो नेता नहीं। और इसके लिए वोट मांगते रहे हैं आजादी के बाद तक बहुत सालों तक कि हम तो जेल, हम तो आप लोगों के लिए जेल गए। ये चीज हम गांधी जी के साथ जेल गए, हम इनके साथ जेल गए, हम इतने साल हमने देश जेल में काटे, ठीक है ना। और जेल में ऐसे जाना एक वो फैशन था। उनकी बातों को आज लिखा जाता है कि नेहरू सो रहे हैं। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि नेहरू सो रहे हैं आराम से क्योंकि उनकी कौम जग रही है, मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सो रही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा जेल में, दोनों साथ में जेल में जगाना। तो कुल मिलाकर यह है कि मुझे जगाना है इनको, ये अपने बारे में नहीं सोच रहे। सो बेसिकली ये फैशन गांधी जी का था। गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे फैशन इजाद किए हैं। अभी आप देखेंगे कि गांधी जी के फैशन कौन कौन से इजाद किए हैं। लेकिन अफ्रीका से गांधी जी जो है ये सारा करके, अच्छा और डिटेल में भी आप पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, लेकिन अफ्रीका के उस पर ज्यादा क्वेश्चन डिटेल में नहीं आता, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया। मेन मेन बातें बताएंगे आपको। आप ऐसा करेंगे, एक बार गांधी ने अफ्रीका डाल के थोड़ा बहुत जो चीजें उनको देख लीजिएगा और मूवी देख लीजिएगा वाली, तो आपको मतलब एक सीरीज कनेक्ट हो जाएगी आपसे। उसके अलावा गांधी जो है वापस आते हैं इंडिया में 1915 में। कब आते हैं? 15 जनवरी 1900 वो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं। और ये आप फोटो देखिए, गांधी जी को बारातियों की तरह लोग लेने गए हैं, देख रहे हैं आप। मतलब गांधी जी जब आए हैं तो गांधी जी को लेने के लिए पूरा इंडिया इकट्ठा है, क्योंकि गांधी जी वॉज वेरी फेमस एट द टाइम। मतलब इतने फेमस हो गए थे गांधी जी कि पूरे इंडिया के जितने भी बड़े नेता थे सब गांधी जी को वेलकम करने पहुंच गए थे कि गांधी जी आ गए हैं भाई, कितना बड़ा काम करके आए हैं। गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे वहां पे काम करके, वायरल हो गए थे मतलब आज की लैंग्वेज में, ठीक है। ही वॉज वेरी, और उनका लोग वेट करते थे गांधी जी आप कौन सा मूवमेंट चलाएंगे, आप क्या करेंगे ना। और गांधी जी को एकदम मतलब हर मूवमेंट का लीडर बाद में बनाने लगेंगे गांधी जी। लेकिन बहुत ही वाज सच अ मतलब नाइस मैन एंड ही वाज सच अ नोबल सोल कि वो गांधी जी जो है ना ऐसे ही कोई सी चीज में कूद नहीं पड़ते थे कि बिना एनालाइज किए बस कूद गए। गांधी जी इंडिया में रहे ही नहीं, पहले लंदन लंदन पढ़े बड़े, उसके बाद में फिर भाई साहब जो है क्या अफ्रीका चले गए, वहां वहां से आए 22 साल बाद, तो इंडिया तो कोई ठीक से देखा ही नहीं। गांधी जी ने कहा देखो ऐसे हम आ गए हैं, आप लोग पॉलिटिकल लीडर पहुंच गए लेने के लिए गांधी 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 हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा देखो ऐसे नहीं खेल होगा, ठीक है। पहुंच गए हम, लोगों ने कहा आंदोलन में कूद पड़ो, होम रूल मूवमेंट ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा ऐसे कैसे ज्वाइन कर लें, लेट मी अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ इंडिया देन विल टॉक। गांधी जी ने कहा पहले क्या करेंगे, भारत भ्रमण करेंगे, पूरा देश देखेंगे, भारत दर्शन क्या करेंगे। एंड दिस पर्सन, दिस गाय चेंज, ही चेंज हिमसेल्फ टू चेंज इंडिया। और जब उन्होंने इंडिया को देखा, ठीक है ना, जब गांधी जी ने इंडिया को देखा तो क्या देखा कि भारत गांव में बसता है, भारत इंडिया गांव में बसता है और आधे लोग नंगे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं। गांधी जी ने देखा, एक होता है बंदा सिंपैथी रखता है कि वो नंगा है, उसके पास सच में कपड़े नहीं है, वो नंगा है, तो उससे सिंपैथी होती है, अरे बेचारा 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 है। गांधी जी के अंदर एम्पैथी जगानी थी। गांधी जी समझते थे मुझे इसको बर्दाश्त करना है, ये ठंडी में ऐसे नंगा कैसे है, ये ठंडी में इसके पास कपड़े नहीं है, ये ऐसे इतनी ठंडी में नंगा कैसे पड़ा हुआ है, कैसे बर्दाश्त कर रहा है। गांधी जी ने कपड़े उतार दिए, धोती पहनी आधी, बैरिस्टर बंदा पढ़ा लिखा आदमी, और धोती पहन लिया उसने और उतार दिया कपड़ा ताकि उनकी एम्पैथी को फील कर सके। किसकी एम्पैथी को फील कर सके,
जिन उनको एम्पैथी कर है, उसके अंदर सिर्फ सिंपैथी ना हो, जिनके पास कपड़े नहीं, उनके तकलीफ को फील कर सके कि ठंडी में उनको क्या तकलीफ होती है, उनको मच्छर काटते हैं तो कैसा लगता है, उनको जो है जो तकलीफ होती है, धूप लगती है तो कैसा लगता है, वो धूप में जलते हैं, उनकी काया तो कैसे जलती है, नंगे पैर चलते हैं तो कैसा फील होता है। गांधी ने वो बंदा, ठीक है। उसके बाद गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि गांव में बसता है भारत, एक बात, दूसरी चीज वो छोड़ दिया। उसके बाद भूख कैसे फील करें, पैसा तो इतना है गांधी के पास, कम पैसे वाले थोड़ी ना है गांधी जी। लेकिन लेकिन अरे कमाया भी तो है 22 साल अफ्रीका, ठीक है, अटॉर्नी वो खोल के, वकीलों का तुम्हें पता नहीं है कि अनलिमिटेड कमाई होती है अगर कब होने लगे तो, दिन के करोड़ करोड़ रुपए कमाते हैं लोग, दिन के, देखा नहीं है, हरीश साल्वे को देख लो, 5-5 करोड़ कमाता है डेली का और ज्यादा ही। तो कुल मिलाकर ये तो गांधी जी भी कम थोड़ी ना थे, उस समय के बड़े एडवोकेट थे, कमाया होगा खूब सारा। मोतीलाल नेहरू के पास इतना पैसा था, लोग बताते हैं कि अपने उस गाड़ी में बैठ के चले आएंगे, ठीक है, हर गेट पे गाड़ी लगी हुई है नेहरू, समझ रहे हो, तो इतना अमीर थे कौन, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने जब इनको आगे पढ़ेंगे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया है 1929 में, तो आनंद भवन दिया था, आनंद भवन आज भी देख लो इतना खूबसूरत है, देख लो आप आज आनंद भवन सर्च करके, कितना खूबसूरत भवन है, और वो कांग्रेस को दे दिया था दान में, किलो दान ले लो, ठीक है, देख रहे हो, ये आनंद भवन कांग्रेस को गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो सच मतलब एडवोकेट्स की कमाई होती है, ठीक है। सो कुल मिलाकर यह है कि गांधी जी के पास पैसा होते हुए भी, लेकिन वो भूख कैसे फील करें, तो उन्होंने फास्ट रखना शुरू किया। क्या रखा, फास्ट, निर्जल फास्ट, ना खाना ना पानी, फिर फीस किया, हर बार फास्ट रखते थे, क्यों रखते थे, उस भूख को महसूस कर सके। जो आधा इंडिया आधा पेट खा रहा है या नहीं खा रहा है, एक टाइम खा रहा है, 4 टाइम उपवास कर रहा है, उसको कैसे फेस करेगा एक आदमी जिसके पास इतना पैसा है, फास्ट रख के फेस करेगा। उस भूख में कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, बोला नहीं जाता है, वो आपको कब फील होता है, रमजान के महीने में देख लो। और ऐसे 2-2 3-3 दिन जिनके घरों पे चूल्हे ना जलते हो, खाना ना बनता हो, उनका दर्द कैसे आपको फील होगा तब रमजान के महीने में। फिर आप ज़कात निकालते हो, सदकात निकालते हो और चीजें करते हो, क्यों, क्योंकि आप वो क्यों कराया जाता है कि उस दर्द को फील करो। वो बंदा जो उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके दर्द को तुमने फील किया, अब दे दो उसको 2 रुपए। और कुरान में आप देखोगे बार बार यही कहा गया है कि ये मत समझो कि ज़कात देकर तुमने किसी को एहसान किया है, उनका हक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर काफी कमाल की काम किए हैं, ठीक है ना। अरे सुनो भाई, इधर सुनो, गांधी जी ने काफी कमाल के काम किए हैं, और इंडिया में आकर उन्होंने जब इंडिया को देखा, जो कंडीशन देखी, उसको फील किया। और गांधी जी को मैं आपको एक बात और बताऊं, उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया, छोटा मोटा, वो नेट प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे भी इस फील्ड पे कैसे खेलेंगे, इंडिया वाली फील्ड पे प्रैक्टिस किया है, वो छोटा मोटा सत्याग्रह था गांधी जी के लिए। गांधी जी को कुछ लोगों ने बुलाया, राजकुमार शुक्ला वगैरह और लोगों ने, कि चलो आओ गांधी जी, हमारे यहाँ बड़ा दिक्कत हो रही है, इंडिगो सत्याग्रह और इस इंडिगो वगैरह उगाया जा रहा है, दिक्कत है, मैं बताऊंगा आगे, तो चंपारण आ जाओ जरा, चंपारण तुम्हारा एरिया है ना, तो चंपारण वो गए गांधी जी, ठीक है, तुम्हारे एरिया गए। अब चंपारण में गांधी जी इतना शॉर्ट एनालिसिस करते थे ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट देख के, कि उनको भगाने की कोशिश की वहां के उसने एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि चलो निकलो। गांधी जी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम निकलने वाले नहीं। उन्होंने लेटर भेज दिया ऊपर तक, ऑर्डर आ गया कि यार ये क्या हो रहा है, वो ऊपर तक ऑर्डर पहुंच गया, गवर्नर तक। अब समझ में आ रहा है, वहां ऑर्डर आ गया, गवर्नर के सामने औकात क्या है एडमिनिस्ट्रेटर की वहां के। उसने बोला कि यार क्या है, कमेटी बनाई गई, गांधी जी को उसमें बोला गया कि आप भी रिपोर्ट में शामिल हो। गांधी जी पहले ही नेट प्रैक्टिस सर्वे वर्वे करके बैठे हुए थे, सारा कुछ रिपोर्ट उनके पास तैयार थी, 1000 लोगों के साइन थे, सब कुछ उनके स्टेटमेंट लेने के बाद उन्होंने पूरी शॉर्ट एनालिसिस करके रिपोर्ट ढाई से प्रस्तुत की कि देखो ये 1000 लोगों से 2000 लोगों से मैंने ये बात की, ऐसे ऐसे डिफरेंट, और ये पूरा डेटाबेस उन्होंने दिया कि इतना होना चाहिए और इतना इन्होंने जुल्म किया है, इतना वापस होना चाहिए, पूरी कहानी लिख के उनको पूरा डेटा दे दिया लोग गांधी। अब उनके पास कोई कुछ ही, सर्वे करने के बाद, पूरा शॉर्ट एनालिसिस के बाद जब डेटा निकाल के आपको दे रहा है, बंदा कंक्लूजन दे रहा है, उससे बेहतर तुम एनालाइज कर ही नहीं सकते।
वो पहले ही सब कुछ कर रखा है, उन्होंने निकाल के दिया, आदमी पागल कह रहा है यार करना पड़ेगा, अच्छा आखिर मानना पड़ा। अब गांधी जी से निपटना इतना आसान नहीं है। अहमदाबाद खेड़ा में तो उन्होंने उनको भेज दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जाओ जाओ निपटाओ, हमारी जरूरत ही नहीं, मतलब उन्होंने फॉर्मूला उन्हीं का था। लेकिन गांधी जी जिन्होंने जो एजिटेशन वगैरह की है ना, मतलब खेड़ा में भी और अहमदाबाद में, आप सोचोगे कि वो बंदा किस लेवल का बंदा है गांधी। आपको सोचना पड़ेगा एक बार कि गांधी जब लोग हारने लगे, थकने लगे मिल वर्कर, उन्होंने कहा कि गांधी जी नहीं सहा जाता है। उन्होंने कहा ओके, अगर फास्ट रहने से पहले कोई मरेगा तो सबसे पहले मैं मरूंगा। उनके लिए जिनसे उनको कोई मतलब नहीं हो, फास्ट रख रहा है आदमी मरने के, कह रहे मैं मर जाऊंगा कोई बात। ही वॉज सच अ नोबल सोल। गांधी जी के बारे में जो भी बातें हैं, अपने ऊपर कभी सोच के देखो कि तुम वो कर पाते उनकी जगह पे। किसी को औकात थी, हर कोई गांधी नहीं हो सकता। तो गांधी को कुछ कहने से पहले सोचो उस बंदे ने कितने सेक्रीफाइस किए, और उसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। नो, एक बार बंदा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है, वन टाइम, वो भी जबरदस्ती, और उसके बाद कोई पोस्ट नहीं, कोई पोस्ट नहीं ली कभी। इनफैक्ट आजादी में भी उनको लगा कि आजादी, मैं जो आजादी चाहता था वो नहीं, सारी इंडिया खुशी मना रहा है तो वो बंदा दुखी बैठा हुआ, क्योंकि इस तरह की आजादी नहीं थी कि हम डिवाइड हो जाएं, एक दूसरे का कत्लेआम करें और फिर हम आजादी पाएं। वो मेरी आजादी नहीं। तो ये वो उस लेवल का बंदा था, वायलेंस करके, एक दूसरे को मार के। यार महात्मा कैसे होते, किसको महात्मा कहोगे आप? उन लोगों को जो ये कहें कि इसको काट डालो, उसको मार डालो, उसको छील डालो, महात्मा ऐसे लोग होते हैं। हाँ ये कहते हैं, ये भी कहते हैं डू और डाई, जब अति हो जाती है तब ये भी बोलते हैं मर जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक हो सके तब तक लोगों को समझो, लोगों से मोहब्बत करो, उनके दर्द को, उनकी तकलीफों को समझो। महात्मा ऐसे होते हैं, महात्मा ऐसे लोगों को कहा जाता है। महात्मा लोगों को मार्च लेवल पे मरवा देने से, अपनी एक पार्टी के लिए, अपनी एक सत्ता बचाने के लिए, एक कुर्सी की लालच में लोगों को के ऊपर जुल्म करने वाले लीडर नहीं होते। लीडर ये होते हैं। गांधी को बुरा करने से पहले या कुछ कहने से पहले अपने सोचो गांधी ने क्या किया और तुमने क्या कहा किया है, तुमने क्या किया है सिवाय गांधी को गालियां देने के या गांधी को क्रिटिसाइज करने, तुमने किया क्या? व्हाट यू डिड? नॉन वायलेंस जो है, सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी के हथियार हुआ करते थे, ठीक है। गांधी के मेथड ब्लूप्रिंट क्रिएट हो गया था, अफ्रीका के अंदर ही नेट प्रैक्टिस हो गई थी, एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। अब गांधी जी को रियल मैच खेलना था, वर्ल्ड कप, ठीक है ना। ओके, लीडरशिप के लिए प्रिपेयर हो चुके थे, फेथ क्रिएट हो गया था मास का, और उनके समझ में आ गया था मास कैन सेक्रीफाइस, ठीक है ना। ओके, ऑल इंडिया लीडरशिप उन्होंने बनाई, सोशल बेस बनाया उनका, मुस्लिम, पारसी, सिख, सब अफ्रीका में वो सबके साथ मिलकर काम कर चुके थे, मुस्लिम्स के साथ भी काम किया, पारसी के साथ, सिख के साथ, तो वो सबको समझते थे, सबके सेंटीमेंट समझते थे, और गांधी जी को गांधी जी की हर कोई इज्जत भी करता, ठीक है ना। गांधी की रिस्पेक्ट हर कोई करता था। द हार्डेस्ट वे द लीडरशिप इन्वॉल्व फेसिंग, अच्छा गांधी जी ने सीखा क्या? सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट, यहीं पे मैं लेक्चर एंड करूंगा, कल पढ़ेंगे। गांधी जी ने जो सीखा वो हमें भी सीखना चाहिए। The hardest way the leadership involved facing the ire of not only of your enemies, but also your one follower. गांधी जी को पता था कि जब आप लीडरशिप में उठोगे, सबसे मुश्किल आपको पता है क्या लगेगा? ये नहीं कि दुश्मन आपसे नाराज है, दुश्मन तो आपसे नाराज नहीं, आपके खुद के फॉलोअर्स, आपके खुद के लव वंस आपसे नाराज हो जाए, वो आपसे सहमत नहीं होंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे, आपके ऊपर डाउट करेंगे, आपके ऊपर शक करेंगे, आपको लीडर नहीं समझेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी नाव में छेद तक करने की कोशिश करेंगे, ट्रेटर्स बन जाएंगे, विभीषण बन जाएंगे, है ना, ऐसा करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट, देखो जिन पिलर्स पे इंसान खड़ा होता है, जब वो उसको सहारा नहीं देते, वो कहीं टिकेगा। दुश्मन से तो हर कोई लड़ रहता है, दुश्मन से तो हर कोई लड़ रहता है, लेकिन जिस सहारे पर खड़ा होकर वो दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर वो सहारा हिल जाए तो
तो संभाल पाएगा अपने आप को? कभी नहीं संभाल। एक परिवार, फॉलोवर्स, दोस्त, जो आपने एक सोशल बेस बनाया होता है, वो आपके जो अपने दिख रहे होते हैं ना, जब वो आपको नहीं समझते हैं, जब वो आपको धोखा देते हैं, फिर आप हार जाते हो, फिर आप थक जाते हो, तब आप गिर जाते हो। आपको दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन आपको हरा नहीं सकता जब तक अपने साथ, जब तक आप अपने आप को मोरल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, जब तक वो आपके कंधे पे हाथ रखने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं कि मैं हूं ना, टेंशन मत। दिक्कत कब होती है? जब कोई जिसको कहना चाहिए मैं हूं ना, परेशान ना हो, मैं हूं, मैं देख लूंगा, वो कह रहा है कि अब मैं तुझे देख लूंगा, तब दिक्कत। तब इंसान नहीं लड़ सकता, ना वो जीत सकता। ये बहुत समझने वाली चीज, हार्डेस्ट वे है ये। लीडरशिप आसानी से नहीं आती है। लोग लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? एक बंदा काम करना शुरू करता है, कुछ अच्छा काम करना शुरू करता है, 10 लोग उसके ऊपर डाउट करना शुरू करते हैं। वो कहता है कि मैं कोई अच्छा काम करने के लिए कुछ तैयार कर रहा हूं, मैं कोई अच्छा स्कूल खोल रहा हूं, मैं एक अच्छा हॉस्पिटल खोल रहा हूं। लोग ये नहीं सोचेंगे वो अच्छी बात क्या कह रहा है, सोचेंगे कि इसका टैसिट इंटरेस्ट है। अपनी तरह सोचते हैं ना, इसका कुछ छुपा हुआ इंटरेस्ट, ये बेईमानी करना चाह रहा है, ये पैसा कमाना चाह रहा है, ये इसका ये सोच, ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए भी सोच रहा है, क्योंकि वो नहीं सोचते ना, अपनी तरह समझते। तो सोचते कोई आदमी मुखलिस होकर कैसे किसी और के लिए काम कर सकता है? नहीं लगता लोगों को, क्योंकि लोग ऐसे ही नहीं, उसके ऊपर डाउट करेंगे, उसके ऊपर शक करेंगे, उसके पैर खींचने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, इनडायरेक्टली भी करेंगे, कहीं से पेच लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। समझ रहे हो? तो ये जो है गांधी जी ने सीख लिया था, और इसीलिए गांधी जी को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने कहा ना कि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। अपना जो अच्छा करना है करो, लेट्स फॉरगेट इट व्हाट एनीवन इज सेइंग। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहे ना कि ये सामने वाला क्या सोचेगा, वो सोचेगा, एंड ऑफ द डे आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ गोडसे होंगे जो आपको गोली मार देंगे, कुछ उनको इंस्पायर करने वाले सावरकर भी होंगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। चाहे आप गांधी हो जाओ, गांधी वॉज सच अ नोबल सोल, आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बट आई नो, मैं ये भी जानता हूं कि कोई बंदा आज के दौर में, एक गांधी इंडिया में पैदा नहीं हो सकता दोबारा। मुझे नहीं लगता कि गांधी दोबारा इंडिया में पैदा हो सकता है। इंडिया के कहीं पूरे वर्ल्ड में दोबारा कोई गांधी पैदा हो सकता है। वो थे, कभी कुछ लोग थे, कुछ लोग, बहुत रेयर, बहुत कम। गांधी ने जो जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो जो चीजें की हैं, करना आसान नहीं है। बदनाम करना आसान है, मुफ्त पिक्चर बना के, फोटोज बनाकर गांधी जी को गालियां देना आसान है, लेकिन गांधी होना आसान है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी गांधी। और उस बूढ़े आदमी को गोली मार दिया है। मतलब उस बूढ़े आदमी को जो अहिंसा करता रहा, उसको तुमने गोली मार दी, तो मतलब नहीं जीत पाया आखिर उससे तुम। तो गांधी होना आसान नहीं। जो बंदा अपने प्रिंसिपल पे टिका रहता है ना, उसको मरकर भी अमर हो जाता है। आज गांधी जी को मरे हुए 70-80 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी शाहबान अली जैसे लोग और ऐसे बहुत से लोग, दे अप्रिशिएट, दे रिस्पेक्ट गांधी फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं, वो मानते हैं कि गांधी वॉज। और ऐसे बहुत से गोडसे होंगे जो भी गालियां दे रहे होंगे, गोली चला रहे होंगे, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गांधी जी को गालियां भी दे रहे होंगे, और अनजाने में बहुत से मुस्लिम, बहुत से दलित, जो आज आपका एग्जिस्टेंस इंडिया में है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह दलितों के एग्जिस्टेंस का, रिजर्वेशन का, या जो भी उनको मिला है, और मुस्लिम्स को जो बहुत इंडिया में जो आज पीसफुली रह रहे थे अभी तक, एक बहुत बड़ी वजह जो है गांधी। आपको मैं बता दूं, गांधी के प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से आप रह पाए हो। अगर उनके विरोधियों के प्रिंसिपल्स होते ना, तो आप रह नहीं पाते अब तक। जाओ, गांधी वॉज सच अ नोबल सोल,
आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बट आई नो, मैं ये भी जानता हूं कि कोई बंदा आज के दौर में, एक गांधी इंडिया में पैदा नहीं हो सकता दोबारा। मुझे नहीं लगता कि गांधी दोबारा इंडिया में पैदा हो सकता है। इंडिया के कहीं पूरे वर्ल्ड में दोबारा कोई गांधी पैदा हो सकता है। वो थे कभी, कुछ लोग थे, कुछ लोग, बहुत रेयर, बहुत कम। गांधी ने जो जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो जो चीजें की हैं, करना आसान नहीं है। बदनाम करना आसान है, मुफ्त पिक्चर बना के, फोटोज बनाकर गांधी जी को गालियां देना आसान है, लेकिन गांधी होना आसान है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी गांधी। और उस बूढ़े आदमी को गोली मार दिया है। मतलब उस बूढ़े आदमी को जो अहिंसा करता रहा, उसको तुमने गोली मार दी, तो मतलब नहीं जीत पाया आखिर उससे। तुम तो गांधी होना आसान नहीं। जो बंदा अपने प्रिंसिपल पे टिका रहता है ना, उसको मरकर भी अमर हो जाता है। आज गांधी जी को मरे हुए 70-80 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी शाहबान अली जैसे लोग और ऐसे बहुत से लोग, दे अप्रिशिएट, दे रिस्पेक्ट गांधी फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं, वो मानते हैं कि गांधी वाज। और ऐसे बहुत से गोडसे होंगे जो भी गालियां दे रहे होंगे, गोली चला रहे होंगे, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गांधी जी को गालियां भी दे रहे होंगे, और अनजाने में बहुत से मुस्लिम, बहुत से दलित, जो आज आपका एग्जिस्टेंस इंडिया में है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह दलितों के एग्जिस्टेंस का, रिजर्वेशन का, या जो भी उनको मिला है, और मुस्लिम्स को जो बहुत इंडिया में जो आज पीसफुली रह रहे थे अभी तक, एक बहुत बड़ी वजह जो है गांधी। आपको मैं बता दूं, गांधी के प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से आप रह पाए हो। अगर उनके विरोधियों के प्रिंसिपल्स होते ना, तो आप रह नहीं पाते अब तक। ना समझ लोग जिन्होंने गांधी को कभी समझा नहीं, कभी देखा नहीं। अभी गांधी को देखिएगा, उसकी महानता आप देखिएगा, कुछ दिन रुके, मैं पढ़ा रहा हूं। वो लोग गांधी को गालियां दे देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। मैंने कई मुस्लिम्स को सुना है, गांधी की ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, वैसा था। अरे अपने बाप को देख, तेरे बाप ने कभी अपने बाप को थे बोलते हो ना, कि ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, बड़ी इज्जत करते हो। तुम्हारे बाप से कहीं ज्यादा उसने तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे लिए क्या है? आज जिस हवा में तुम सांस ले पा रहे हो सुकून से ना, वो गांधी ने उसमें बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जिस आजादी की हवा में सांस ले रहे हो। और ऐसे बहुत लोगों ने दिया है, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट दैम। कुछ तो किया है तुम्हारे लिए। गांधी को बुरा बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मैं कहां एग्जिस्ट करता हूं। तो समझ में आएगा कि तुम पैरों की धूल के बराबर नहीं हो उस गांधी, जिसको तुम ऐसा बोल रहे हो, या उसको गालियां दे रहे हो, या उसको ये कह रहे हो कि ही वॉज नॉट अ नाइस मैन। He was such a noble, such a intellectual, such a noble, nice man कि गांधी ने क्या किया? वही तो अपने बाप को जैसे कहते हैं, मेरे बाप ने किया ही क्या है मेरे लिए, तो वही चीज है। गांधी ने किया ही क्या है, तुम कर लो। तुम तो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, तुम्हारी औकात नहीं है ठीक से, उनको अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, उनको एक एटिकेट, अच्छा ठीक है, पैसा कमा के हो सकता है खिला दो, जहन्नुम की आग से उनका पेट भर दो, हो सकता है हराम हलाल कमा के खिला दो, लेकिन उनकी तरबियत शायद तुम नहीं कर पा रहे हो उतनी अच्छी, जब तुम गांधी को गाली दे रहे हो। इसके मतलब तुम तरबियत नहीं, तुम वो गांधी को गाली देने वाला अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अगर अच्छी होगी तो वो सोचेगा कि उस बंदे ने कितनी सेक्रीफाइसेस की, कितना कुछ किया है हमारे लिए, और हमारे लिए क्या, पूरे देश के लिए क्या है। और गांधी का उसमें क्या इंटरेस्ट था भाई? गांधी को कोई पोस्ट चाहिए थी? उसको प्रधानमंत्री बनना था? ना पैसे का लालच था, ना पोस्ट का लालच था, ना कोई लालच था। उनके गांधी जी के किसी बच्चे को कोई पोस्ट मिली? कोई जिंदा है गांधी के किसी बच्चों को कोई जानता भी है? अरे एक लड़ भी गए थे, होते होते तो पता चला हार गए। कभी पॉलिटिकल वो बन पाए? लोग नेपोटिज्म बनाते, उन्होंने नेपोटिज्म भी नहीं किया। गांधी के कितने बच्चों को आप जानते हो? ये इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, ये जो इंदिरा गांधी, जो राजीव गांधी, और ये बोलते हैं गांधी जी ने अडॉप्ट, मतलब ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं। ये नहीं पता है कि जो क्या नाम है फिरोज गांधी है, ही वाज अ पारसी, और पारसी लोग गांधी लगाते हैं। फिरोज गांधी को मुसलमान बना दिया, ही वाज नॉट मुस्लिम, ही वाज पारसी, फालतू में फिरोज गांधी को बना दिया। ही वाज अ लीडर, और उसका वो भी लीडर था। पारसी फैमिली, जो गांधी फैमिली थी पारसी, फिरोज गांधी की, वो देवर लीडर्स। और इनको क्योंकि पारसियों के नाम मुसलमानों से मिलते हैं, तो ये बना देते हैं फटाक से। वो आफ्ताब एक बंदा था, वो भी पारसी है, उसको मुसलमान बना दिया, क्रिमिनल जो है। इसी तरह से ये क्या नाम है, फिरोज गांधी था, और फिरोज गांधी भाई दादा है, क्या नाम है, इंदिरा गांधी के हस्बैंड है, ठीक है, बहुत बड़े लीडर थे वो भी। उनकी लीडरशिप से फिर ये वो है। और नेहरू नाना थे,
लेकिन गांधी जी के नाम से उनका कोई वास्ता नहीं है कि गांधी मतलब महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी से फिरोज गांधी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। बट लोग क्या करते हैं कि ऐसी ऐसी स्टोरीज आ रही, पता नहीं किन किन लोगों ने बनाई, अल्लाह बेहतर जाने, कि वो उनको मोहब्बत हो गई थी मुस्लिम से, इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मुस्लिम तो से शादी हो नहीं सकती, तो मैं अडॉप्ट कर लेता हूं फिरोज गांधी को। ये कहानी ये पता है कि फिरोज गांधी को गांधी जी ने अडॉप्ट कर लिया और इसीलिए गांधी को गांधी गांधी लग रहा है, ये स्टोरी बताई जाती है, जबकि वो पहले से ही गांधी है भाई। फिरोज गांधी का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, उसके फादर वगैरह सब गांधी ही हैं, कोई अडॉप्टेड नहीं है कि बाद में गांधी बन गए। फालतू की बकवास है, लेकिन लोग करते हैं और बहुत से लोग इस पर बिलीव भी करते हैं, इतना फैला दिया कि लोग बिलीव करते हैं। और तो अल्लाह का शुक्र है कि उस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, फेसबुक क्या नाम है कॉलेजेस नहीं थे, नहीं तो फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप कॉलेजेस होते तो पता नहीं क्या होता, फिर भी इतना फैला दिया। अब तो लोगों के दिमाग में गोबर इसलिए भर गया। सो काफी हद तक आपको मैंने गांधी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, बहुत थोड़ी सी बताई हैं लेकिन बताई हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इंशाल्लाह, वैसे आज मेरा पढ़ाने वाने का मन नहीं था पर फिर भी मैंने पढ़ा। कुछ समझ में आया गांधी? गांधी समझ में आए? थोड़े बहुत समझ में आए? इसकी बात करेंगे आप लोग तो सबसे पहली चीज तो आप सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर 1869 को, कहा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। कहा 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, कहाँ पे, पोरबंदर गुजरात के अंदर, ठीक है, ओके। और 2 अक्टूबर को यूएनओ ने उन्हीं के बर्थडे पर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की घोषणा भी की हुई है, ठीक है ना। फादर का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माँ का नाम पुतलीबाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। पॉलिटिकल गुरु जो है उनका गोपाल कृष्ण गोखले। प्राइवेट सेक्रेटरी इनके थे महादेव देसाई, महादेव देसाई, ये याद रखेंगे आप। और ये इन्फ्लुएंस थे किससे, जॉन रस्किन का ऑन टू दिस लास्ट, और उसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय से, एमरसन से, और बाइबल और गीता, सबसे काफी चीजों से इन्होंने, अच्छी अच्छी बुक से इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है लिटरेरी वर्क जो किया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इनका सर्वोदय 1908 में इन्होंने लिखा है, ट्रांसलेट किया है ऑन टू दिस लास्ट को गुजराती के अंदर सर्वोदय नाम से, ठीक है ना। हिंद स्वराज आपको पता है, मैंने बताया था 1909 के अंदर वहां पे जाते हुए लिखा था इन्होंने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, 1927 में इन्होंने रिवील की थी। और 1922 तक की जो गांधी जी की लाइफ है उसके बारे में इसमें बातें मिलती है, ओके। उसके अलावा एडिटर के तौर पे इन्होंने इंडियन ओपिनियन 1903 से लेकर 15 तक इंग्लिश में, गुजराती के अंदर, और शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने हिंदी और तमिल में भी इसको निकाला है, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन ये निकालते थे। उसके अलावा हरिजन 1919 से लेकर 1931 तक इंग्लिश में, गुजराती में और हिंदी में न्यूज़पेपर निकालते थे हरिजन के नाम से। यंग इंडिया, और ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे पीसीएस में चाहे आईएएस में। यंग इंडिया 1933 से लेकर 42 तक इंग्लिश और गुजराती में, ठीक है। गुजराती में इसका नाम था नवजीवन, ठीक है ना। ये गांधी जी न्यूज़पेपर निकालते थे, समझ रहे हो। बहुत सारे नामों से गांधी जी को जाना जाता है, जैसे महात्मा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा का टाइटल किसने दिया था। महात्मा का जो टाइटल था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था इनको 1717 के अंदर। और मलंग बाबा नंगा फकीर, ये इनको जो है नेकेड सेंट, ये जो है आपका कबायली जो थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, यानी कि जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ के जो कबायली थे उनको नंगा फकीर, हाफ नेकेड नंगा फकीर या मलंग बाबा कहते थे। उसके अलावा 1930 में ये मोहब्बत के नाम थे। 1930 में हाफ नेकेड सेंट, अर्धनंगा फकीर, इंडियन फकीर और ट्रेटर फकीर कौन कह रहा था? विल्सन चर्चिल ने, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, उसने कहा 1931 में। राष्ट्रपिता इनको कहा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बापू का टाइटल किसने दिया था, यानी राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था, तो आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए गांधी जी के बारे में, राइट, ठीक है। उसके अलावा गांधी जी के बारे में अगर आप देखें कि अफ्रीका के अंदर 1893 से लेकर और 1914 तक गांधी जी रहे, ठीक है।
अफ्रीका में 1893 के अंदर वो गांधी जी अफ्रीका के अंदर जाते हैं और वहाँ के जो एक्सपीरियंस करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बहुत सारी जगहों पे। और फेमस इंसिडेंट गांधी जी का होता है जब वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से 7 जून को भेज फेंक दिए जाते हैं, आपको पता है ना? और उसके बाद में जो है वहाँ पे वो जो है आपका पीटर मैरिटबर्ग जो है मैरिटाबर्ग, ये स्टेशन का नाम है जहाँ पे इनको फेंका जाता है 7 जून को। और ठीक है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाया है कि फेंका जाता है और वहां से उनके लाइफ चेंज हो जाती है। वो 1894 के अंदर वो नेटल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं। 1899 के अंदर इंडियन एम्बुलेंस कोर सर्विस देते हैं ड्यूरिंग वॉर वार, जिसके वजह से इनको मिलता है केसरे हिंद का खिताब अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है ना। 1904 के अंदर ये आपका इंडियन ओपिनियन मैगजीन निकालते हैं एंड फिनिक्स फार्म एट फिनिक्स नियर डरबन, वहां पे ये फाउंडेशन रखते हैं उसका। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फर्स्ट सत्याग्रह जो है एशियाटिक ओरिएंटल ऑर्डिनेंस, ठीक है, इन ट्रांसवाल के अंदर जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला एशियाटिक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। और उसके अलावा सत्याग्रह अगेंस्ट द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ये 1907 के अंदर, ठीक है। पासेस फॉर द एशियन, वो जो ब्लैक एक्ट लेकर आए थे वो लोग, उसको उसके खिलाफ वो बात करते हैं, मैंने बताया था आपको। 1908 के अंदर ट्रायल किया जाता है उनका, इम्प्रिजन में जेल में डाला जाता है। फर्स्ट जेल टर्म इनका होता है 1908 के अंदर जोहान्सबर्ग में, जेल में इनको डाला जाता है, फिर रिलीज किया जाता है। 1910 में ये टॉल्स्टॉय फार्म का फार्म बनाते हैं, जो टॉल्स्टॉय फार्म बाद में गांधी आश्रम के नाम से जोहान्सबर्ग के पास में बनाते हैं और वहां पे गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 1930 में सत्याग्रह करते हैं अगेंस्ट डी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस, आपको मैंने ये बता रखा ऑलरेडी। 13 में 14 में जो है वो मतलब धीरे धीरे अफ्रीका छोड़ देते हैं हमेशा के लिए, 15 में आके यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है ना। ओके। और एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए इनको एम्बुलेंस जो सर्विसेज दी थी ड्यूरिंग वॉर बार, मैंने बताया था आपको, तो उस समय इनको केसरे हिंद का खिताब भी मिला था, ठीक है। ओके। हैं? केसरे हिंद मतलब राजा, हिंद का राजा, एक टाइटल दिया करते थे इंडियंस को अंग्रेज लोग, ठीक है, केसरे हिंद के नाम से। ओके। लेकिन इसको ये जलियांवाला बाग के टाइम पे वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है मतलब हमने वो किया। उसके बाद आपको पता है कि 1915 के अंदर गांधी जी 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं और यहाँ पे सत्याग्रह आश्रम का फाउंडेशन रखते हैं मतलब 1917 के अंदर, ठीक है। ओके। कोचराब नियर अहमदाबाद। आश्रम जो है बाद में साबरमती के पास शिफ्ट हो जाता है। ऑल इंडिया टूर पे फिर निकलते हैं ये घूमने के लिए, ठीक है ना। 1916 के अंदर जो है तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स से एकदम मतलब वो रहते हैं। वो वैसे लखनऊ सेशन वो अटेंड करने जाते हैं देखने के लिए, ठीक है ना। लखनऊ सेशन आईएनसी का वो 26 से 30 दिसंबर 1916 में होता है, उसमें वो अटेंड करने के लिए जाते हैं। जहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है वो कल्टीवेटर होते हैं बिहार के, उनको बुलाते हैं चंपारण में, ठीक है, कि भाई आ जाइए। और भी लोग थे उसमें परसू करते हैं वो लोग। 1917 में गांधी जी जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में चंपारण मूवमेंट से एंटर करते हैं, ठीक है ना, ग्रेवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। तो अब यहाँ से आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, इससे आगे की स्टोरी की बात हम लोग आज करेंगे। गांधी बिफोर इंडिया। गांधी बिफोर इंडिया जो मैंने बताया ये सारी कहानी। अब गांधी जी वापस आ गए इंडिया में। he changed himself to change India, right? Let the change we want to see, let be the change we want to see, ये यहाँ से शुरू होता है। और गांधी जी जो है वो अब एक्टिव धीरे धीरे कैसे उनका काम शुरू होता है इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। इनका पहला काम था नॉन वायलेंस। क्या था? नॉन वायलेंट सिविल। इसका पहला प्रिंसिपल क्या था गांधी जी का? अगर हम देखेंगे शुरू से ही अफ्रीका में भी अगर समरी करो गांधी जी का, तो गांधी जी की समरी यह है कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की इन्होंने बात की। अफ्रीका में के अंदर भी गांधीयन मेथड ब्लूप्रिंट क्रिएट हो गया था, ठीक है, नेट प्रैक्टिस कर चुके थे गांधी जी, है ना, और इनको लीडरशिप के लिए प्रिपेयर हो चुके थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने ये भी मैंने बताया था कल क्या सीखा था, ठीक। ये गांधी जी के बारे में हमने ये बातें की थी। गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर जो जो चीजें की, नेट प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। 1915 के अंदर गांधी जी जो है 1915 के अंदर, और जब आते हैं तो कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेते हैं, कोई पब्लिक पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है। और वो इंडिया को भ्रमण करना शुरू करते हैं। देखो रेलवे से जा रहे हैं, ठीक है ना। वो द एयर ट्रेवलिंग अराउंड द, वो कुछ टाइम लेते हैं कि पूरे इंडिया को घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, क्योंकि गांधी जी का एक था कि हम दूसरों की बात सुनकर सही चीज का जजमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ
हमें उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है और कैसे है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है असल में तो गांव में रहता है, इंडिया लिव्स इन द विलेज, ठीक है ना। भारत जो है वो कहाँ रहता है, गांव में रहता है। उन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया, रेलवे का सहारा लिया और घूमते रहे, ठीक है ना। और अहमदाबाद में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, आश्रम बनाया अहमदाबाद के अंदर, जिसको गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, आपको पता है, साबरमती आश्रम, ठीक है। और 1916 के अंदर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है और गांधी जी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। गांधी जी जो है वो डीपली कन्विंस थे, बहुत क्यों नहीं, अच्छा गांधी जी क्यों नहीं जाते हैं नो होम रूल मूवमेंट में, क्योंकि गांधी जी he was deeply convinced, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, that none of these methods of the political struggle were really viable, only answer lay in सत्याग्रह, ठीक है ना। गांधी जी को एकदम क्लियर था। देखो क्या होता है कि जब जैसे क्या होता है ना कि आदमी सोचता है कि कोई बड़ा दानव है, कोई बड़ा राक्षस है, उसको मारने के लिए लाओ मैं चाकू से मार दूंगा, मैं छुरी से मार दूंगा, मैं आग से मार दूंगा, मैं पानी से मार दूंगा, ये सब टेस्ट कर चुके हैं कि ये कोई हथियार असर नहीं करेगा। अब इनको देख रहे हैं ये पानी से, हथियार से, उन हथियारों से मारने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें से कोई हथियार असर नहीं करने वाला है। ये गांधी जी इज वेरी क्लियर। वो अफ्रीका में जो लड़ रहे थे, जो उन्होंने सत्याग्रह किया, वो अंग्रेजों के खिलाफ ही किया है। तो अंग्रेजों का नेचर भी समझ चुके थे, उनका सारा कुछ समझ चुके थे और सब कुछ समझ चुके थे कि ये इनमें से कोई मेथड काम नहीं करने वाला है, सिर्फ एक काम अगर करेगा तो वो सत्याग्रह काम करेगा, ठीक है ना। 1917 से लेकर 18 तक वो बैकग्राउंड में रहे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो बैकग्राउंड में रहा है उसमें गांधी जी ने खुद को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया है, कुछ इंसिडेंट्स को छोड़कर। जैसे मैंने आपको बताया चंपारण बिहार के अंदर, अहमदाबाद, इसमें मतलब गांधी जी का समझ लो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे होता है, मतलब पहला उनका सत्याग्रह का। तो क्या नाम है, चंपारण बिहार के अंदर उनका पदार्पण होता है। उसके अलावा गुजरात के अंदर अहमदाबाद और खेड़ा, कहाँ पे, ये उनका नेट प्रैक्टिस है। जरा नेट प्रैक्टिस में देख ले बंदा क्या कर रहा है, ठीक है ना। ओके, पहली बात तो ये लोकल इश्यूज थे, क्या थे, गांधी जी के अंदर एक एबिलिटी थी, पता है क्या, वो छोटी चीज को नेशनल इशू बना देते थे, मासेस को कंट्रोल कर देते। उनके अंदर एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी पैदा हो गई थी कि वो छोटी सी इशू को उठा के नेशनल इशू बना दिया करते थे, मतलब छोटी चीज को लेते थे जो कनेक्ट करता था लोगों को। जैसे सॉल्ट को उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि सॉल्ट हर घर की जरूरत थी, ठीक है, जब सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे तब। तो इसलिए मतलब गांधी जी वॉज वेरी प्रोफिशिएंट इन दिस थिंग्स। तो उनको समझ में आ गया था कि कैसे करना है। स्ट्रगल करने के लिए लीडर वही होता है जो समझता है चीजों को। तो रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लोकल इश्यूज से होते हैं, दे वर फॉट फॉर द इकोनॉमिक डिमांड ऑफ द मासेस। ये जो लड़ा गया इकोनॉमिक डिमांड की बात की, लेकिन इन्होंने लड़ा, देखो कितनी छोटी सी जगह है, चंपारण दिख रहा है आपको मैप, चंपारण, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, ठीक है। कब होता है, अब ये क्या है इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। चंपारण बिहार में है, आपको पता है, और बिहार और यूपी के बॉर्डर को टच करता है, ठीक है ना। आपका कहा जाए तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है बिहार के हिसाब से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में उसके, ओके। और चंपारण के हमारे नदीम साहब भी हैं। तो कॉमर्शलाइजेशन जब एग्रीकल्चर का किया अंग्रेजों ने, क्या किया, तो उन्होंने कहा कि इंडिगो जो है, इंडिगो जिसे नील कहते थे, नील की खेती करनी पड़ेगी, नील की जरूरत है, तो नील की खेती करनी पड़ेगी। और लोगों को गेहूं चावल उगाते थे लोग, तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो नहीं मानते उस चीज को, आपको करना पड़ेगा गेहूं की खेती, उसकी नील की खेती, ठीक है ना। और नील की खेती और उसी को लगान के तौर पे देना है। ये जबरदस्ती क्या उगा रहे हैं, इन्होंने कहा ठीक है सर। 3 कठिया सिस्टम इन्होंने स्टेब्लिश किया। क्या किया, 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया मतलब 20 में से 3 पार्ट जो है एज अ मतलब इंडिगो देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है, जी हुजूर देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या होता है कि इन बिटवीन 1910 के अंदर होता यह है कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक डाई बना लेते हैं लोग। क्या बना लेते हैं, सिंथेटिक डाई। अब जब क्या नाम है, इंडिगो जो कि नेचुरल था, उसकी जगह सिंथेटिक डाई, वो भी सस्ते रेट में, जिससे वो नील की बना लिया। सिंथेटिक जब डाई बना लिया, जिससे नील की जरूरत खत्म हो गई, इंडिगो की जरूरत खत्म हो गई, और उन्होंने फोर्सफुली बाहर कर दिया इंडिगो को, ठीक है। उसको रेट नहीं मिल रहा है, वो कंपटीशन ही नहीं कर पा रहा है इंडिगो। तो लोगों ने कहा यार रेट नहीं मिल रहा है, इंडिगो उगाना बेकार है, ठीक है ना, क्या है, ठीक है, और डिमांड है नहीं तो फोर्स मत करो उगाने के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं उगाओ। अब प्लांटर्स सोच रहे थे कि चलो अब तो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा कल्टीवेशन को। क्या क्या प्लांटर सोच रहे थे कि अब हमें इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा, हम कैश क्रॉप नहीं उगाएंगे, हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, हम अपना खाना गेहूं चावल उगाएंगे, ठीक है ना।
अब इन्होंने क्या करा कि अच्छा रेंट बढ़ा नहीं सकते, डिमांड मतलब इन्होंने डिमांड की कि रेंट बढ़ा दो, ठीक है ना, लेकिन प्राइस जिस तरह से बढ़ रही थी चीजें, अगर आप रेंट बढ़ाओगे तो ये फेयर नहीं था, ठीक है, रेंट बढ़ाना। ओके ओके, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर आप नहीं मतलब इंडिगो नहीं उगाना है कोई बात नहीं, मत उगाओ, लेकिन उसके लिए पैसा दो। फिर जितना इंडिगो नहीं उगाओगे, जितना हमें मतलब इंडिगो से रेवेन्यू आ रहा था, उतना रेवेन्यू अब तुम्हें देना पड़ेगा, यानी ना उगाने का पैसा। ये तो जुल्म है। पहले उगाते थे, वो प्रोड्यूस दे देते थे, अब वो एक तो उनको डिमांड नहीं मिल रही तो इसलिए उगाना भी नहीं चाह रहे, लेकिन उनका कहना यह है अंग्रेजों का कि अगर नहीं उगाओगे तो जितना हमारा नुकसान हो रहा है उधर, मतलब हो रहा था जो फायदा, वो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इससे लोग बहुत परेशान थे कि यार हम उगा भी नहीं रहे तो हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, ये दाम भी नहीं मिल रहा और उगा नहीं रहे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, इससे लोग परेशान हुए वहां के। तो राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने परस्यू किया गांधी जी को कि गांधी जी जो वहीं पे क्या नाम है लखनऊ पैक्ट के टाइम पे, लखनऊ सेशन में चंपारण में बोला कि यार ये मतलब बहुत गलत हो रहा है चंपारण के अंदर, और आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए प्रॉब्लम को और इसको कुछ सॉल्यूशन निकाल के दीजिए हमें, ठीक है ना। ओके ओके, क्योंकि ये नहीं ग्रो करने का भी पैसा ले रहे हैं हमसे। ओके, गांधी जी पहुंच गए कहाँ, चंपारण, पहला यानी ओपनिंग मैच खेलने पहुंचे हैं, ठीक है। ओके, मतलब रणजी ट्रॉफी, ठीक है। अब क्या है, गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण में, कमिश्नर वहां का ऑर्डर देता है कि बेटा तुरंत डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, मतलब कमिश्नर ऑर्डर देता है कि जो तुरंत डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, यहाँ दिखाई मत दे जाना। गांधी जी ने कहा कि भैया हम नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर ऑन मिशन। और जब गांधी जी ठान लेते हैं मिशन तो अपनी भी नहीं सुनते थे, सलमान खान के भी बाप हो जाते, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। उन्होंने ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि गांधी जी के साथ कौन कौन लोग गए थे क्या नाम है चंपारण, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इनके सबका नाम याद कर लो, ये 2011 या 12 में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान गया स्टार्ट, तो कौन कौन से लीडर गए थे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, तो एक उसमें थे राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, ठीक है, ब्रिज किशोर थे, महादेव देसाई थे, महादेव देसाई आपको पता है सेक्रेटरी थे उनके, और नरहरि पारिकर, ठीक है, पारिक, ये लोग जो है गांधी जी के साथ गए थे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने कहा कि भैया हम आए हैं इसके लिए, ये लीडर चंपारण के अंदर, और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम नहीं जाएंगे। ओके, गवर्नमेंट वो मजबूर हुआ, उसने गांधी जी ने अपने लेटर वेटर भेज दिए ऊपर तक, ठीक है ना। तो जब ऊपर तक लेटर पहुंच गए, गांधी जी ने बोला कि मैं इंक्वायरी करके ही तभी जाऊंगा, तो ऊपर से जो कमीशन बनाई गई इंक्वायरी के लिए, उसमें गांधी जी को भी अपॉइंट कर दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया कि भाई वन ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है ना। गांधी जी पहले ही एविडेंस कलेक्ट कर चुके थे 8000 लोगों का, कितने 8000 पीजेंट्स का वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। आई हैव एविडेंस ऑफ 8000 पीजेंट्स, ठीक है। 3 कटिया जो सिस्टम है वो आप फालतू में ले रहे हो, वो एबॉलिश किया जाना चाहिए, गांधी जी ने कहा, ठीक है ना। और ये रिकमेंड किया कमीशन को कि पीजेंट्स को कंपनसेशन दो, पीजेंट्स शुड बी कंपनसेटेड फॉर द इलीगल एनहांसमेंट ऑफ ड्यूज, जो ड्यूज आपने बढ़ाए हैं उसके लिए कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, ये सही है। और गांधी कंप्रोमाइज विद द प्लांटर्स, उन्होंने कहा देखो ऐसा है जो प्लांटर्स हैं 25% ऑफ मनी दे हैव टेकन इलीगली फ्रॉम द, मतलब जितना ले लिया है अब ठीक है, उसका 25% गांधी जी ने कंप्रोमाइज करवा दिया कि उसका जो इलीगल लिया है उसका 25% दे दो, ठीक है ना। ओके, अब प्लांटर्स जो है, प्लांटर्स कौन थे, वो लोग जो क्या नाम है, जो लोग वो करवाते थे, तो उन लोगों को पता चल गया अब तो हमारा कुछ काम होगा नहीं, तो विद इन अ डिकेड वो प्लांटर्स निकल गए वहां से, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट से। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर, ठीक है, डिस्प्यूट होता है वर्कर का मिल ओनर के साथ, अंग्रेजों के साथ नहीं है सिर्फ, ये ऐसा डिस्प्यूट है अहमदाबाद के अंदर जो मिल ओनर के साथ है, ठीक है ना। मिल वर्कर चाहते हैं कि 35% इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। मिल ओनर कहते हैं उनके सैलरी वगैरह में वेज में 35% इंक्रीज होना चाहिए, और मिल ओनर कहते हैं नहीं 20% से ज्यादा नहीं देंगे, दे सकते, ठीक है ना, क्या नहीं दे सकते। वो लोग प्लेग बोनस मांग रहे थे कि प्लेग वगैरह था तो उसका बोनस दीजिए हमें, ठीक है ना। अब गांधी जी जब ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया तो ब्रिटिश कलेक्टर ने गांधी जी को बोला यार आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुला रहा है किसको, गांधी जी को, कि यार ये बंदा सोल्यूशन देता है बढ़िया बढ़िया, चलो ये करवा सकता है, ठीक है ना। गांधी जी ने मिल ओनर के पास गए, ठीक है ना, किसके पास गए, परसुएट टू द मिल ओनर एंड वर्कर्स टू एग्री टू क्या नाम है आपका आर्बिट्रेशन बाय द ट्रिब्यूनल, तो उन्होंने वर्कर्स को एग्री कराया कि ट्रिब्यूनल से ये आर्बिट्रेशन करवाओ, ठीक है ना।
ट्रिब्यूनल ठीक रहेगा, ट्रिब्यूनल में बात करते हैं। मैटर ट्रिब्यूनल में जाएगा और जब तक ट्रिब्यूनल में मैटर डिसाइड नहीं होता तब तक स्ट्राइक पे रहेंगे। कौन? वर्कर्स। ओके। मिल ऑनर ने ऑफर किया 25% बोनस, ठीक है, और नहीं तो कहा कि डिसमिस कर देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है, हम तुम्हारे टर्म में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 20% लेना है तो ले लो, चाहिए तो ले लो, नहीं तो वरना नौकरी भी जाएगी, ठीक है ना। कौन कह रहा है? ठीक है। गांधी जी ऑन द बेसिस ऑफ थारो स्टडी, गांधी जी पढ़े बिना कुछ काम नहीं करते थे, बताया ना कि सार बिल्कुल एनालाइज करते थे चीजों को। गांधी जी ऑन द बेसिस ऑफ थारो स्टडी, उन्होंने थारो स्टडी किया और बोला प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट वगैरह लेकर और लिविंग कॉस्ट सारा हम निकालते हैं, पूरा इकोनॉमी लगा दी उन्होंने, ठीक है ना। और बोला कि जस्टिफाइड डिमांड 35% इंक्रीज होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा कि 35% इंक्रीज सही है और नहीं तो वर्कर स्ट्राइक करो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हूं? मैं तुम्हारे साथ हूं, स्ट्राइक करो। ओके। वर्कर को क्या कहा? एडवाइस किया वर्कर को कि स्ट्राइक पे चले जाओ, अगर नहीं मानते हैं मिल ऑनर तो स्ट्राइक पे जाओ, ठीक है। तो बापू आंदोलन करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद वर्कर्स क्या हुआ? began to exhibit the sign of weakness, decline in the attendance। वो जो सत्याग्रह के लिए आते थे, धरने पे बैठने के लिए, वो लोग धीरे धीरे गायब होने लग गए, क्योंकि सबके पास वो पावर, वो स्ट्रेंथ नहीं होती, राइट। अब देखो गांधी क्या खेलते हैं। आफ्टर सम डेज द वर्कर्स एग्जिबिट क्या वरीनेस होने लगा, डिक्लाइन होने लगा अटेंडेंस पे, और लोग कह रहे हैं कि बापू हम सब थक गए हैं, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा ओके तुम सब थक गए हो, तुम सब थक गए हो, बोले हाँ थक गए हैं। गांधी जी ने कहा कि मैं खुद फास्ट पे जाऊंगा। उनका कोई मैटर है? गांधी को कोई जरूरत है? बोला गांधी डिसाइड टू गो ऑन अ फास्ट, और उन्होंने कहा नाउ आई एम गोइंग ऑन फास्ट ऑन टू डेथ, जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक फास्ट करता रहूंगा, ना मानू, ठीक है ना। ओके। इन्होंने कहा अगर स्ट्राइक से कोई मरता है, इफ द स्ट्राइक लेड टू द स्टार्वेशन ही वुड बी द फर्स्ट टू स्ट्राइक। अगर कोई भूखमरी से मरता है तो गांधी पहले होंगे जो मरेंगे, ठीक है ना। एंड द फास्ट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ दैट, एंड फास्ट वाज अ फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस। और बोला कि मैं अगर कोई भूखमरी से, उनका कहना यह था कि अगर भूखमरी से मरता है, तुम लोग कहते हो ना कि भूखमरी से मर जाएंगे हमारे बच्चे, तो ठीक है मैं फास्ट पे जा रहा हूं। ये किसको आंसर है? वर्कर्स को आंसर है, प्रेशर है कि अगर तुम लोग भूखमरी के मरने से डरते हो तो सबसे पहले मैं मरूंगा, मैं एक दाना पानी कुछ नहीं खाऊंगा, तुम लोगों को कुछ मिलेगा तो कुछ खा लोगे ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं फास्ट पे जा रहा हूं। क्या होगा नेक्स्ट? बताओ क्या होगा? Fast has effect of putting pressure on the mill owner. They agreed to submit the whole issue to the tribunal. ट्रिब्यूनल को इश्यू दिया, ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया 35%, क्योंकि गांधी ने थारो स्टडी करके सारे डॉक्यूमेंट पेश कर दिए ट्रिब्यूनल पे कि भैया लो, ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया कि हाँ भैया ठीक है 35% दो, गांधी जी जीत गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो गांधी जी को? उसके बाद देखिए, मतलब उधर से मना के लेकर आके ट्रिब्यूनल से भी अपना लीगल भी दिमाग लगा रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। पीजेंट्स ऑफ खेड़ा सत्याग्रह, उनको एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस में थे वो लोग बेचारे, खेड़ा में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में थे क्योंकि उनका क्रॉप और काम नहीं कर रहा था। और उन्होंने लैंड रेवेन्यू को जो है रिमिशन करने की बात करी, अपील किया कि भैया हमारा खेती वेती नहीं हुई है, हमारा जो है लैंड रेवेन्यू को रिमिशन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, रिमिट कर दिया जाए। तो अंग्रेज सुनेगा जल्दी जब तक प्रेशर नहीं होगा, है। नो रेन नो क्रॉप, कुछ है नहीं भैया, लगान दुगना लोगे, कैसे करेंगे, हम मर जाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें तो दुगना लगान देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना है मतलब, और प्रेशर को सुन नहीं रहे उन्होंने, उनको ये नहीं पता कि अब गांधी है, ठीक है। उन्होंने कहा मैं ग्रास पे भी टैक्स लगा दूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं उग रहा, घास उग रही है, घास पे टैक्स लगा दूंगा, ठीक है ना। रेवेन्यू कोड में इफ क्रॉप 1/4 ऑफ द, और जबकि रेवेन्यू कोड था कि इफ क्रॉप 1/4 ऑफ द नॉर्मल यील्ड होती है तो टोटल रिमिशन मिलेगा, ठीक है ना। अगर क्रॉप नहीं हो रही है, ये कोड में है कि अगर नहीं मिल रहा है यानी 1/4 भी नहीं हो रहा तो उसमें पूरा रिमिशन मिलेगा, आपको टैक्स नहीं देने की जरूरत है। तो गांधी जी पहुंच जाते हैं। इंक्वायर बाय द मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी कंफर्म करते हैं कि जो पीजेंट्स का केस है वो वैलिड है, और फिर गांधी जी एडवाइस करते हैं, ठीक है, ओके, क्या कि एडवाइस द विदहोल्ड द रेवेन्यू, उन्होंने बोला रेवेन्यू मत दो। किनको बोला? लोगों को बोला कि रेवेन्यू मत दो, ठीक है, टैक्स मत दो, ओके। और बोला कि क्या नाम है, पीजेंट्स को बोला कि फाइट अनटू डेथ सच अ स्पिरिट ऑफ द क्या नाम है आपका विंडिकेटिवनेस एंड द ट्रेनिंग। मतलब उन्होंने कहा इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें आपको लड़ना चाहिए, और कब तक लड़ना चाहिए?
फाट ऑन टू दैट। उन्होंने, गांधी ने कहा मैं लड़ूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है, इसके लिए इस तरह की बात थोड़ी ना बर्दाश्त की जाएगी। ओके, तो खेड़ा में 1918 के अंदर इन 1918 गांधी लर्न दैट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वर एक्सट्रीम डिस्ट्रेस due to the failure of the crop and that they appear for the remission of the land revenue was being ignored by the government as the crop were less than 1/4 of the normal yield. The peasants were entitled under the revenue code of for the total remission of the land revenue. गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने कहा कि भैया जब केस ठीक है तो लड़ेंगे हम। अब गवर्नमेंट को पता था कि गांधी के आगे चलेगी नहीं। गवर्नमेंट हैड इशूड सीक्रेट इंस्ट्रक्शन, मतलब सामने सीक्रेट इंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि सामने से करेंगे तो गवर्नमेंट की डिफीट है। तो जब गवर्नमेंट से आर पार की लड़ाई हो रही है खेड़ा में ना, वहां तो मिल वर्कर से थी, तो उनका अपने प्रेस्टीज पे बात नहीं आ रही थी। यहाँ पे तो गवर्नमेंट की प्रेस्टीज पे बात आ गई, ठीक है ना। तो उन्होंने रेवेन्यू जो कलेक्टर्स थे उन लोगों को डायरेक्ट कर दिया कि देखो रेवेन्यू उन्हीं पेजेंट से लिया जाए जो पे कर सके, अननेसेसरी किसी को परेशान ना करो, नहीं तो गांधी इज देयर इन द पिक्चर, राइट। समझ में आ गई बात। और गांधी को तो बहुत अफ्रीका से झेल रहे हैं हम, तो हमें पता है कि मतलब काम चलेगा नहीं। पब्लिक डिक्लेरेशन डिसीजन का मतलब था कि गवर्नमेंट की प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है जब कलेक्ट करना वो हो गया, मतलब हार्श कंडीशन नहीं अपना रहे, कोई मारपीट नहीं रहा है ना देने पर, तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया। गेटिंग, समझ में आ गई बात। तो एक टाइमलाइन देख लें। टाइमलाइन ये है भाई कि गांधी जी पहुंचते हैं 1915 के अंदर इंडिया। मॉडरेट लीडर तिलक उसी टाइम पे, मॉडरेट लीडर तिलक जो एक तरफ गांधी चलेंगे एक तरफ और पूरी जनता चलेगी, वैसे ही चलेगा स्टोरी, ठीक है ना। 1915 के अंदर गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ पे, इंडिया में, 9 जनवरी 1915, ठीक है ना। और मॉडरेट लीडर तिलक जो है वो जेल से बाहर, मॉडरेट लोग होते हैं, तिलक भी जेल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, और मॉडरेट होकर बाहर आते हैं एक तरह से, और होम रूल स्टार्ट करते हैं, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते कि ही वाज कन्विंस्ड दैट नथिंग विल वर्क, ओके। और फिर आखिर में जो गांधी जी ने कहा था वही चीज हुआ, एंड हो गया होम रूल मूवमेंट का, मॉन्ट फॉर रिफॉर्म हो गया, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं हुआ उस रिफॉर्म वगैरह का। तो चंपारण 1917 में, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद खेल लिए गांधी जी। इधर मॉन्ट फॉर रिफॉर्म के बाद में फेड आउट हो गया क्या मॉन्ट फॉर रिफॉर्म की बात, यानी मॉन्ट फॉर रिफॉर्म मतलब क्या, मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर रिफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, उसमें जो उन्होंने प्रॉमिस किया, और उसके पहले जो अगस्त डिक्लेरेशन, मतलब जो मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन था, उसमें एकदम क्लियर कह दिया था मॉन्टेस्क्यू ने कि हम धीरे धीरे जेन्युइन पावर ट्रांसफर करेंगे, जिससे एनी बेसेंट और बाल शांत हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक को काम था, वो निकल लिए कहाँ, विदेश। तो रॉलेट एक्ट जो है उसके बाद फिर इनको तो कैरेट स्टिक मॉडल था इनका, एक तरफ ये कैरेट दिखाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में, मॉन्ट फॉर रिफॉर्म के रूप में, दूसरी तरफ ये रॉलेट एक्ट के रूप में स्टिक दिखाते थे। 1919 के अंदर इन्होंने रॉलेट एक्ट लेकर आए। रॉलेट एक्ट रॉलेट सत्याग्रह उसके बाद शुरू होता है। क्या होता है रॉलेट सत्याग्रह? रॉलेट एक्ट में क्या था पता है, विदाउट ट्रायल किसी को भी उठा के जेल में डाल देना है, ट्रायल के बिना उठा के जेल में डाल देना। तो इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह करने के लिए रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट एक तरह से मॉन्ट फॉर रिफॉर्म की कैरेट है, तो इधर क्या है, स्टिक है, ठीक है ना, ओके। न्यू एक्ट जो है, तो यहाँ पे रिफॉर्म जो है करने की बात कर रहे हैं, लेकिन रॉलेट एक्ट भी ले आए। रॉलेट एक्ट जब लेकर आए तो उसमें प्रोविजन में क्या था कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कि बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में ले जाए उनको उठा के जेल में डाल देना है। तो एक तरह से इंडियंस को कोई सिविल लिबर्टी नहीं की थी। और क्यों सिविल लिबर्टी, इसको ब्लैक बिल के तौर पे इसको माना जाता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया। ये एक तरह से ये मतलब मौकरी है एक तरह से, है ना। और मिस्टर शर्मा ने इसमें रिजाइन कर दिया था, सोलमेंटरी मॉकरी ऑफ द डिबेट। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये मतलब इंडियंस के खिलाफ है सारे, जैसे आजकल होता है ना कि टाटा पोडा टाइप कि उठा के जेल में डालना शुरू, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत गलत एक्ट है और इस एक्ट के खिलाफ सारे नेशनल वाइड प्रोटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की गई, यंगर मेंबर्स जो है होम रूल के उनको गांधी जी ने, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर 2013 में या 14 में, देखिएगा कि गांधी जी ने क्या होम रूल मूवमेंट के लोगों को यूज किया था, होम रूल लीग के लोगों को यूज किया था इसमें सत्याग्रह में, हाँ यूज किया था। ऑर्गेनाइज द, ये आंसर था। तो ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह सभा एंड रोप इन द यंगर मेंबर ऑफ होम रूल लीग, इसमें गांधी जी ने यूज किया। उन्होंने कहा प्रोटेस्ट करो, हमें वॉलंटियर चाहिए, होम रूल वाले लीग वाले वॉलंटियर्स हमारे पास आ जाएं। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्या करेंगे, क्या कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, गांधी जी ने उसका तरीका भी बताया। गांधी जी से क्वेश्चन पूछो, गांधी जी के पास आंसर था। गांधी से पूछा कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, गांधी ने बोला स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल, नेशनल वाइड हड़ताल करेंगे, फास्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, और प्रेयर करेंगे, और दुआएं करेंगे, ठीक है ना, बैठ के। सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक लॉज, हम उसके लॉ को नहीं मानेंगे।
हम लोग जो डिसोबीडियंस करेंगे हम सबमिट नहीं करेंगे लॉ पे, ठीक है ना। और अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करें, हमें जेल में डालें, ठीक है। ये रोलर सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है, ओके। और सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च्ड ऑन, और उन्होंने कहा 6 अप्रैल 1919 के अंदर हम लोग ये सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कब लॉन्च होना है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, बिफोर दैट देयर वर लार्ज स्केल वायलेंस हुआ, एंटी ब्रिटिश जो है डिमोन्स्ट्रेशंस हुए। यानी गांधी जी के मेथड को अभी लोग समझ नहीं पाए। गांधी जी सत्याग्रह कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं वायलेंस आग्रह, मतलब इन लोगों ने वायलेंस हिंसा वाली चीज कर ली, ठीक है ना। बिफोर दैट लार्ज स्केल पे वायलेंस होता है, एंटी ब्रिटिश डिमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद। अभी लोग किसके इन्फ्लुएंस में है, बाल गंगाधर तिलक वाले इन्फ्लुएंस में, कि प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। सिचुएशन जो है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाती है ड्यू टू द वार टाइम रिप्रेशन, फोर्स लगा दी जाती है, ठीक है ना। और आर्मी वगैरह बुला ली जाती है, और यहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है। जलियांवाला बाग के अंदर प्रोटेस्ट होता है। जलियांवाला बाग में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट लोग कर रहे होते हैं, 2 लीडर्स को इनके अरेस्ट किया जाता है उस समय, उसके स्पीच की वजह से, बोलने की वजह से, सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को। ये बहुत फेमस लीडर थे अमृतसर में, ठीक है ना। तो ये पूरे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में इनका प्रेजेंटेशन था। तो इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इसके खिलाफ जो है लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में जब इकट्ठा हो जाते हो तो जनरल डायर आर्मी के साथ वहां पे, और आप जब देखोगे जलियांवाला बाग, मैंने फेसबुक पे मेरी फोटोज पड़ी होंगी, क्योंकि जब मैं अमृतसर में था तो जलियांवाला बाग की मैं कई बार गया वहां, तो मैंने फोटोज वोटोज ली थी। आप देखोगे वहां पे पड़ी हुई है, ब्लड मार्क्स वगैरह भी पड़े हुए, दिखाऊंगा। तो वहां पे एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट है, और चारों तरफ उसके जलियांवाला बाग के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आप चढ़ नहीं सकते हो। एक ही एंट्रेंस है, उसी साइड से एंट्रेंस करोगे, उसी से एग्जिट करोगे, मतलब उसी साइड से। तो वहीं पे उसने पूरा ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। अंदर लोग निहत्थे लोग थे, एग्जिट पॉइंट ब्लॉक करने के बाद निकल नहीं सकते थे। और कुआं था वहां पे, उसमें एक कुआं था, वो पूरा मैदान है। वहां पे उसने अनआर्म्ड जो क्राउड था उसके ऊपर, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को गोली मारनी शुरू की, मतलब गोली चलवा दी। और चलवाने के बाद 1526 लोग लगभग उसमें मरे, और लोग भाग रहे थे। तो यानी कि बुलेट मार्क जो है वहां पे भी है, क्या नाम है, दीवारों पे भी बुलेट मार्क है, उसको ऐसे रिवाइड से घेर रखा है। और शहीदी स्तंभ बना दिया वहां पे, एक शहीदी कुआं बना दिया है। वो कुएं में लोग अपने आप को बचाने के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो कुएं में कूद रहे थे लोग। और जब कुएं में कूद रहे थे तो कुएं में भी वो गोली जा रहे थे, मार रहे थे, तो पूरा कुआं लाशों से भर गया था। इतना मतलब लोगों को मारा था। तो इसके खिलाफ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को पता है नाइटहुड का खिताब मिला हुआ था, और ऐसे ही कई लोगों को खिताब मिले हुए थे उस समय। ये अनसिविलाइज्ड और ब्रूटल जो काम किया था, इसके लिए गांधी जी ने बोला कि वायलेंस बंद करो, बहुत हो गया वायलेंस। गांधी जी ने अपने केसरे हिंद का खिताब जो है वापस ले लिया, वापस दे दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर का खिताब वापस कर दिया, बोला कि नहीं, हमें सर नहीं चाहिए, खिताब आप लोगों के लिए, आप लोग जो है हमारे लोगों को मार रहे हो, ठीक है ना। गांधी जी ने वायलेंस के एटमॉस्फेयर को देखते हुए कि ये हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, गांधी जी ने मूवमेंट को 18 अप्रैल 1919 को विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, जलियांवाला बाग जैसे पता नहीं कितने जलियांवाला बाग ये लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग ऐसे ही वहां पे लगा हुआ है, जलियांवाला बाग आप जाएंगे तो देखेंगे। और यहाँ पे ये जब आए थे वो कनाडा के, उस समय वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, तो डेविड कैमरून वगैरह, तो जाके वहाँ पे उन्होंने होमेज वगैरह दिया था वहाँ। लेकिन उससे क्या होता है, इतने लोगों को मार दिया था उस समय, अब तो ठीक है, माफी वाफी मतलब तलाफी की। मूवी में एक और चीज दिखा है, जनरल डायर से जब एक पैनल बिठाया जाता है, उससे वो लोग पूछते हैं तुमने ऐसा किया, तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा या कुछ नहीं लगा कि वहाँ वेमेन थी और बच्चे थे? वो बोलता है बिल्कुल कुछ नहीं। वही तो वो बोलता है कि मुझे कुछ लगा ही नहीं, हाँ, उनके लिए वो जरूरी था। मतलब उसको ये था कि मिलिट्री लॉ लगा हुआ है, नहीं, उसको रिग्रेट इसलिए उसने नहीं किया क्योंकि मिलिट्री लॉ जब लगता है, ये अंग्रेजों का ही लॉ है आज, जब कर्फ्यू लग जाता है, मिलिट्री लॉ लग जाता है, तो बोला नो, नहीं बाहर निकलना है तो नहीं निकलना है, निकले तो गोली कॉन्सिक्वेंसेस झेलोगे, ठीक है ना। तो वो स्ट्रिक्ट कॉलोनियल मेंटेलिटी थी, इनह्यूमन मेंटेलिटी थी। उसको ये था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तुम कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो। वो पैनल भी उसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको ही सामने ही उसको बोलते हैं। वो तो जाहिर सी बात है यार, इतना इनह्यूमन है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा ना। उसने वो बोला बस रूल इज रूल, मैंने रूल के हिसाब से काम किया। वो यही कहता है ना कि मिलिट्री लॉ लगा हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग आई कैन टेक, आई हैव दिस पावर, कि अगर मतलब इस तरह से होता तो मैं कर सकता हूँ। पूछते हैं कि टैंक
अंदर नहीं जा पाए क्योंकि एंट्रेंस छोटा था। हाँ, नहीं तो वो तो कह रहा है कि पूछते हैं कि टैंक अगर चली जाती तो तुम टैंक से चला देते, हाँ मशीन गन चला देते? हाँ बोलता है हाँ। हाँ चला देता, कहता है वो, उसका स्टेटमेंट है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में, कि उसको कोई रिग्रेट नहीं था। उसके अलावा तो गांधी जी का फिर यहाँ पे देख लें आप लोग कि 1915, 1917 चंपारण, खेड़ा, और 18 खेड़ा है ना, और उसके बाद में खेड़ा के बाद में 1900, ये गलती से 1908 लिखा है, मॉड फॉर रिफॉर्म 1919, उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 19, उसके बाद में फिर अब आपका खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे आएगा कि कैसे होता है, वो क्यों होता है, क्या है, ठीक है ना, और चीज़ें बाकी हम लोग खिलाफत मूवमेंट कैसे शुरू होगा, क्या करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हमने आज इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। गांधी जी जो है, बस उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि गांधी जी जो है उन्होंने 3 नेट प्रैक्टिसेस की जो आपको दिख गई, और उसके अलावा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी किया, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह में जो है वायलेंस की वजह से गांधी जी ने इसको वापस कर लिया। अब क्या आएगा, बैकग्राउंड क्या है आगे, कि ये लोग मॉन्ट फॉर रिफॉर्म लाएंगे, रॉलेट एक्ट लेकर आएंगे। अब गांधी जी बड़ा मूवमेंट करेंगे, जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा मूवमेंट गांधी जी के पीरियड का, वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट इस समय, जो अभी तक जितने मूवमेंट के छोटे हैं, अब बड़ा मूवमेंट है, वो है नॉन कॉपरेशन। क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? वो 3 इश्यूज उठाएंगे, ठीक, स्वराज, अपना राज, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत कौन? टर्की का खलीफा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की भी लड़ा था, तो जो इस्लाम का, जो मुसलमानों का जो खलीफा था, वो टर्की में हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर। तो वो जो खलीफा है, उसको ये लोग खिलाफत को तोड़ रहे थे, और खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को, खिलाफत जो है वो एक्चुअल में रिलीजियस पोस्ट है खलीफा का, उससे मुसलमान बहुत ही ज्यादा सेंटी हो गए थे कि मतलब तुम हमारे खलीफा को, मुसलमान जितने भी हैं वो सब उस समय जो खलीफा है तो उसके अंडर में माने जाएंगे, चाहे वो कहीं भी रहे। तो खलीफा के जो इंस्टीट्यूशन है उसको वो डिमोरलाइज कर रहे थे, जो दबा रहे थे, उसके खिलाफ इंडिया में भी लोगों ने प्रोटेस्ट, मुस्लिम लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसमें से मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन है? फाउंडर ऑफ जामिया, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ जामिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड है ना, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया के फाउंडर में से हैं। जो अली ब्रदर्स का नाम लिया जाता है इसमें, शौकत अली और मोहम्मद अली, उसमें से जो मोहम्मद अली हैं वो मोहम्मद अली जौहर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने जामिया का फाउंडेशन भी रखी है। इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट को चलाना शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि तुम हमारी खिलाफत को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, और गांधी जी ने उसको भी उसका सपोर्ट किया। और गांधी जी को, आपको पता है, खिलाफत जो मुसलमानों का सोल इशू है एक तरह से, खिलाफत कमेटी बनाई गई, और उसका चेयरमैन पता है किसको बनाया गया? गांधी। जो सोल इंस्टीट्यूशन है मुसलमानों का, उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? गांधी जी को बनाया गया, खिलाफत कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। तो गांधी जी की कितनी रिस्पेक्ट करते थे मुस्लिम्स, आप समझ सकते उस समय, ठीक है ना। तो गांधी जो है उनको बनाया गया, और गांधी जी ने इस इशू को लिया। अब इसमें बाद में पूछा जाएगा वेदर खिलाफत के इशू को उठाना है, क्योंकि वो एक रिलीजियस, प्योर रिलीजियस इशू था, गांधी जी की गलती थी या सही था, बात करेंगे। तो खिलाफत एक इशू, स्वराज दूसरा इशू, तीसरा रॉलेट, जो ये क्या नाम है, जलियांवाला बाग रॉ, जो जलियांवाला बाग में गलती हुई, और इसके लिए उन्होंने हंटर कमीशन बनाई थी। जो कमीशन कर रही थी इंक्वायरी, वो थी हंटर कमीशन। एक हंटर कमीशन एजुकेशन के ऊपर थी, हंटर कमेटी जो आई थी, रिपोर्ट आई थी हंटर कमेटी की। यहाँ पे हंटर कमीशन जो बनाया गया किसके लिए है? जलियांवाला बाग में, ठीक है ना। तो हम लोग फिर यहाँ पे इसकी बात होगी। तो ये 3 रॉन्ग याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है, क्या बार बार आएगा आपके सामने, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 3 इश्यूज क्या क्या थे? स्वराज, खिलाफत एंड जलियांवाला बाग। रॉन्ग क्यों? ट्रेडर से करना, उसको करना, ठीक है ना। और सत्याग्रह के लिए अब गांधी जी भी मेथड सिखाएंगे, लेकिन अभी गांधी जी का मेथड सीखना इतना आसान नहीं है लोगों के लिए। लोग वायलेंट हो जाते हैं। गांधी कहते हैं वायलेंस करोगे, तुम एक गोली चलाओगे, एक लाठी से मारोगे, वो गोली से मारेंगे। उनके लिए क्या है? तुम्हारी जान है, उनकी गोली है, हैं? एक गोली की कीमत तुम्हारी जान रह जाती है बस, ठीक है ना। तो इतनी सस्ती तुम्हारी जान नहीं है। तो गांधी जी वायलेंस के इसीलिए खिलाफ होते हैं, ठीक है ना। और बोलते थे ना, ये अहिंसा जो है और सच, ये बुजदिलों का हथियार नहीं है, ये बहुत करेज चाहिए। आप ये सच बताओ ना, ये गांधी जी की बात एकदम सही है। आज भी आप देखिए, सच बोलने के लिए कितना करेज चाहिए। झूठ आदमी धड़ाक से बोल देता है, क्यों बोल देता है? बचने के लिए, किसी भी चीज के लिए। सच बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए।
कहीं पे भी, है ना। बात बनाना आसान है, जैसे आजकल झूठ बोलने की घर पे ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को, घरों से ही। ऐसे चच्चू पूछेंगे तो ऐसे बोल देना, मम्मा पूछेंगी तो ऐसे बोल देना, सास ससुर जी पूछेंगे तो ऐसे बोल देना। बेटे से ही बताया जाता है कि अच्छा पापा पूछेंगे तो ऐसे बोलना बेटा, ये बोलना। ये नहीं बोलते कि बेटा जो सच है वो बोलना, क्या बोलेंगे, ये बोलना। स्कूल में पूछेंगे तो ये बोल देना। मतलब ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर कि क्या बहाने बनाने हैं और क्या झूठ बोलना है कि नहीं। क्यों ऐसे बोल देना, जो सच है वो बोलना ना। बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा जो सच है वो बोलना है, नहीं बोलना है, खामोश रहना है, बात खत्म। नहीं बोलो, लेकिन झूठ क्यों बोलो। आपको नहीं बताना है कोई बात, आपकी राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, चुप रहो। अब मैं पूछूं उसे, नदीम से, नदीम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता, तो वो उसको नहीं बताना है, खामोश रहे। उसको जरूरी है कि बोले नहीं है, नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर होए, अगर मान लो नहीं है बोल के, मतलब झूठ बोल सकता है, इससे अच्छा खामोश रहे और मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। मतलब एक जस्ट किडिंग, लेकिन ऐसा मतलब है कि आप जो है को कुछ एक तो राइट टू प्राइवेसी के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों को ट्रेनिंग ये नहीं देनी चाहिए कि आप झूठ बोलो, क्योंकि जब आप कहते हो ना ये ऐसा बोल देना, ये कह देना, तो इसका मतलब आप उसको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हो, है कि नहीं। उसको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए, जबकि हुआ ऐसा था। तो उसका बाप ही तो उसको ट्रेनिंग दे रही है, माँ ही तो ट्रेनिंग दे रही है कि पापा आएंगे बेटा तो ये मत बताना, ये बताना। अरे तुम्हारे घर में भी हुआ होगा, सबके यहाँ होता है, सबके यहाँ होता है, ऐसा नहीं है। मम्मी डर के मारे कि पापा गुस्सा हो जाएंगे, चलो झूठ बोल देना, पापा गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा ये डर भी है ना, लोगों को झूठ बोलने पे मजबूर कर देता है। हाँ हाँ, वही है कि ये झूठ, जो डर होता है ना, ये भी कभी कभी झूठ बोलने पे मजबूर कर देता है। जैसे वाइफ है, अगर वो दोस्तों के साथ घूमने पे गुस्सा हो रही है, तो हस्बैंड क्या बोलेगा, यार मैं काम से आया हूँ। वो झूठ बोलेगा ही नहीं कि मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, ये भी जो झूठ है। क्यों, है कि नहीं।